हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। मींस ऑडिट सैम्पलिंग क्या होती है, चलिए बच्चों समझते हैं। बच्चों समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको और बेटर समझ आएगा। हमने कहा एक कंपनी है SCC लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल इसका टर्नओवर है बच्चों, मान लीजिए आप 10,000 करोड़। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने जो सेल्स करी है उसके लिए इन्होंने सेल्स इनवॉइस बनाए हैं, जिसके बेसिस पे इन्होंने सेल्स करी है, जो है बच्चों अप्रॉक्स 1 लाख इन नंबर्स, मतलब 1 लाख इनवॉइसेज इन्होंने बनाए हैं। अब एज एन ऑडिटर आप ऑडिट करने जाते हैं तो क्या आप 1 लाख के 1 लाख इनवॉइसेज चेक करेंगे या इसमें से कुछ इनवॉइसेज चेक करेंगे? कहना इसे आप कुछ सैंपल चेक करेंगे। एक तरीका तो है बच्चों जिसमें आप 1 लाख के 1 लाख इनवॉइसेज चेक करें, दूसरा है आप इसमें सैंपल चेक करें और सैंपल के बेसिस पर ये चेक करें कि क्या ये सारा ही ठीक है या नहीं है। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल बच्चों, अगर हम अपनी डेली लाइफ से अगर लें, हम लोग सब खाना खाते हैं, अगर हमें ये देखना है कि जो हमने सब्जी बनाई है उसमें मसाले ठीक है, तो क्या हम 1 चम्मच 1 स्पून उसे टेस्ट करके देखते हैं या पूरी की पूरी सब्जी खा के देखते हैं कि मसाले ठीक है या नहीं है? 1 स्पून विल बी गुड इनफ। कैसे? आपने उस सिर्फ 1 स्पून जो सैंपल है उससे टेस्ट कर लिया कि पूरी की पूरी सब्जी ठीक है या नहीं है। सिमिलरली आप ये जो आपने लेट से यहाँ पे 50 इनवॉइसेज आपने चेक किए, आपने जो 50 इनवॉइसेज चेक किए उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया क्या ये सारे के सारे ठीक है या नहीं है। मींस अगर आपने रैंडमली या किसी भी तरीके से आपने 50 इनवॉइसेज निकाले, आपको 50 में कोई भी कमी नहीं मिली, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि हाँ जी बाकियों में भी प्रॉब्लम नहीं होगी? कह सकते हैं बच्चों? हाँ जी सर। ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, जहां पर आप पूरी पॉपुलेशन पे काम नहीं कर रहे, आप एक सैंपल पे काम कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप ऑडिट ओपिनियन इशू करना चाहते हो, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर रहे हो कि क्या सारे नंबर, पूरा का पूरा नंबर ठीक है या नहीं है, इसको कहते हैं बच्चों ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग मींस ऑडिट में सैम्पलिंग को लगाना, मींस सारी चीजें चेक नहीं करना, सैंपल को चेक करना और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि क्या जो पॉपुलेशन है आपकी, मींस जहां से आपने सैंपल निकाले हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब इन 50 के बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो क्या ये जो 1 लाख की पॉपुलेशन है ठीक है या नहीं है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं ऑन लेस देन 100%। लेस देन 100% मतलब सबके ऊपर नहीं लगाना, कम पे लगाना है। अब वो कम बच्चों 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। हमने यहाँ पे 50 एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, बट इट कैन बी एनी नंबर। इस तरीके से ईच सैम्पलिंग यूनिट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मींस ये 1 लाख की 1 लाख यूनिट के इक्वल चांसेस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी आपका सैंपल बन सकता है, और उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? इनेबल्स द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या चीज? इस सैंपल जो आपने सिलेक्ट किया है इसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि एक ऑडिट ओपिनियन इशू करना चाहते हो। ठीक है बच्चों। और ये जो आपने आइटम सिलेक्ट करी होंगी, ये कहां से सिलेक्ट करी होगी? एंटायर पॉपुलेशन में से। आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये हुआ आपने इस पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाला जिसके बेसिस पे आप ऑडिट ओपिनियन इशू करना चाहते हो, जिसको चेक करके आप ये कंफर्ट ले रहे हो कि सारा नंबर ठीक है या नहीं है, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, उसे बच्चों कहेंगे ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है बच्चों। एक चीज और जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ईच आइटम हैव अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मींस 1 लाख में से आपने कहा 50 का सैंपल है, तो वो 50 का सैंपल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आए। मींस रैंडमली कुछ भी आ जाए, कोई भी, सबके आने के चांसेस इक्वल है, कुछ भी आ सकता है। जैसे जब आप एक डाइस रोल करते हो तो डाइस पे क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 होता है। अब 1 to 6 में से कुछ भी आ सकता है, सबके आने के चांसेस 1/6 होते हैं। यही है। सिमिलरली जब आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो तो सबके आने के चांसेस इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी आ सकता है तो आपके सैंपल में बायसनेस नहीं होगी, सब्जेक्टिवनेस नहीं होगी। कोई भी बंदा उसे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता, वो नहीं बोल सकता कि आपने बायस थे, आपने जानबूझ के कुछ पर्टिकुलर सैंपल चेक किए। आप क्या कह रहे हो? आपने कहा कि मैंने तो कोई भी रैंडमली सैंपल चेक किया है। जब रैंडमली मैंने कोई भी सैंपल चेक कर लिया जिसमें सबके आने के चांसेस इक्वल है, तो आपकी ऑडिट सैम्पलिंग बायस्ड नहीं होगी, न्यूट्रल होगी और एक अच्छा रिजल्ट देगी। तो इन क्रक्स बच्चों ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? ऑडिट सैम्पलिंग होता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑन लेस देन 100%. Each sampling unit have
इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, सबके इक्वल चांसेस होते हैं। कहाँ से सिलेक्ट होता है बच्चों? सिलेक्ट होता है बच्चों एंटायर पॉपुलेशन से, और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो? कंक्लूड करते हो और ऑडिट ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हो कि ये एरिया ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार रीड करते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 530, जिसका नाम है ऑडिट सैम्पलिंग, जिसके अंदर ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है। 530 स्पेसिफिकली ऑडिट की सैम्पलिंग के लिए बात करता है। जब भी ऑडिटर ऑडिट में सैम्पलिंग लगाता है तो उसको ऐसे 530 को फॉलो करना पड़ता है, बट जब ऑडिटर सैम्पलिंग नहीं लगाता है तो ऑडिटर को 530 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर कोई एग्जांपल दीजिए जहां पे ऑडिटर को सैम्पलिंग नहीं लगानी होती। हमने कहा बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर आपके क्लाइंट ने एक बिजनेस परचेज किया है, उसका एक एग्रीमेंट है, उसमें परचेज कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ है। अब यहाँ पे बच्चों आप क्या सैम्पलिंग करोगे? यहाँ पे तो टोटल आइटम ही एक है, तो एंटायर पॉपुलेशन ही हो जाएगी चेक, इसीलिए यहाँ पे सैम्पलिंग नहीं लगेगी, यहाँ पे ऐसे 530 नहीं लगेगा। ऑन द अदर साइड, लेट्स से आपकी कंपनी में फिक्स एसेट परचेज हुए हैं और टोटल 10 आइटम्स परचेज हुई हैं, टोटल 10 इनवॉइसेज है। अब वो 10 इनवॉइसेज आप चाहो तो 10 के 10 चेक कर सकते हो, आप चाहो तो सैंपल चेक कर सकते हो। जब 10 इनवॉइसेज है तो आप 10 के 10 इनवॉइसेज चेक कर लोगे, तो आपने एंटायर पॉपुलेशन ही चेक कर लिया, आपने सैम्पलिंग नहीं करी, तो ऐसे 530 नहीं लगेगा। जब भी ऑडिटर ऑडिट सैम्पलिंग करेगा, ऑडिटर को क्या लगाना है? ऐसे 530 लगाना है। ऑडिट सैम्पलिंग refers to application of audit procedures to less than 100% of the items within a population। सारी आइटम पे नहीं, कुछ पे लगाना है under the audit such that all sampling units में जो आप सैंपल निकालने की कोशिश कर रहे हो उसकी बात हो रहा है। अभी सैम्पलिंग यूनिट और पॉपुलेशन को हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि सैम्पलिंग यूनिट होता है जो आप सैंपल्स निकाल रहे हो, जो पॉपुलेशन का पार्ट होता है। हैव इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, दिस इज टू इंश्योर दैट द आइटम सिलेक्ट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आइटम्स आपने सिलेक्ट करी है, जो सैंपल्स आपने सिलेक्ट किए, वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बायस नहीं हो। उनके बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट दे सकते हैं। विच इनेबल्स द ऑडिटर to draw conclusion and express his opinion based on the predetermined objective। predetermined objective बच्चों, to express an opinion and true and fair view, कि there is reasonable assurance कि कोई भी material misstatement नहीं है। याद है जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो था predetermined objective। ऑडिटर ने सैम्पलिंग सिलेक्ट करी, सबके इक्वल चांसेस थे, क्यों? ताकि वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और उसके बेसिस पे वो क्या करे? ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करे। ठीक है बच्चों, the objective of the auditor when using audit sampling is to express a reasonable basis for auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected। audit sampling हमारे पास एक स्टैंडर्ड है बच्चों एविडेंसेस के लिए, ऐसे 500। ऐसे 500 कहता है कि आपको ऑडिट एविडेंसेस लेने होते हैं ताकि बेसिस आप ओपिनियन बना सको। उसको लिंक अगर हम कर दे ऐसे 530 से, तो कह रहा है कि आप एविडेंसेस सैंपल बेसिस पे ले सकते हो, जिससे क्या होगा? आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगी कि हाँ जी, जो पॉपुलेशन है, जो जैसे हमने रेवेन्यू का नंबर बोला था, वो सही है या नहीं है, और उसके बेसिस पे आप प्रॉपरली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसके बेसिस पे अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अभी अपना टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स जो चीज आपको चेक करनी है वो एंटायर सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे हम पॉपुलेशन जनसंख्या की बात नहीं कर रहे, बट हम बात कर रहे हैं ऑडिट में जो चीज आपको चेक करनी है उसका जो कंप्लीट डेटा सेट होता है उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा आपको रेवेन्यू चेक करना है। अब रेवेन्यू में बच्चों सेल्स इनवॉइस आए होंगे, सेल्स इनवॉइस जिनके बेसिस पर सेल्स बुक हुई होगी, सेल्स रिटर्न होगा और दोनों को मिला के नेट सेल्स बनेगी। तो ये जो एंटायर सेट ऑफ डेटा है, सारे इनवॉइसेस, सारे रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट विल बी योर पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन रिफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा, जिसमें से आप क्या करेंगे? फ्रॉम विच सैंपल इज सिलेक्टेड। इतनी बात समझ आती है बच्चों? दूसरी चीज, ऑडिटर को रेवेन्यू के ऊपर कंक्लूड करना है कि क्या रेवेन्यू ठीक है या नहीं है, इसीलिए इसको पॉपुलेशन के डेफिनेशन में रखा गया, सैंपल के डेफिनेशन में नहीं रखा गया। एंड अबाउट विच ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। ऑडिटर को इसके बारे में बताना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है, क्या इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है।
ये बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये तो हो गई बच्चों पॉपुलेशन की डेफिनेशन। अब पॉपुलेशन के ना बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके की होनी चाहिए। पॉपुलेशन बच्चों एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए पहली चीज पॉपुलेशन में, दूसरी पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तीसरी पॉपुलेशन रिलायबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लेट से रेवेन्यू है, रेवेन्यू के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ओपिनियन ड्रॉ करना है कि रेवेन्यू ठीक है या नहीं है। तो रेवेन्यू का आपको डेटा चाहिएगा, तो डेटा मस्ट बी एप्रोप्रिएट। अगर आपको रेवेन्यू का कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो आपको किसका डेटा चाहिएगा, रेवेन्यू का या परचेज का? सर रेवेन्यू का। तो आपका रेलेवेंट डेटा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डेटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया बच्चों, में रेवेन्यू आ रहा है लेट से 10,000 करोड़ का, मैंने आपको इनवॉइसेस की लिस्टिंग दी 9,000 करोड़ की और कहा कि ये ले लो, ये इनवॉइस की लिस्टिंग है, इसमें 90,000 इनवॉइसेस हैं। हम आपको टोटल हमारे 1 लाख इनवॉइसेस हैं, बट हम 10,000 हमें पता नहीं लग रहे कौन से है, तो हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको 90,000 दे रहे हैं, आप इसमें से सैम्पलिंग कर लो और चेक कर लो क्या ये डेटा कंप्लीट है। नहीं सर, डेटा कब कंप्लीट होगा, जब पूरी की पूरी लिस्टिंग मिलेगी 10,000 करोड़ की। तो जब तक डेटा कंप्लीट नहीं होगा आप सैम्पलिंग नहीं कर सकते। तो पहली चीज आई बच्चों एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस मींस रेलेवेंट होनी चाहिए डेटा। अगर रेवेन्यू चेक करना है तो रेवेन्यू का डेटा होना चाहिए, परचेज का डेटा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंप्लीटनेस मींस डेटा कंप्लीट होना चाहिए इन एवरी रिस्पेक्ट। फाइनेंशियल से उसका नंबर टैली करना चाहिए, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में नंबर आ रहा है उससे वो नंबर मैच करना चाहिए, तभी कंप्लीटनेस होगी। तीसरा रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसा होना चाहिए आपको कि ये डेटा सही है। एक बात बताइए, एक है आपको जो डेटा आता है सीएफओ से और एक है जो जूनियर अकाउंटेंट से आता है, आपको क्या लगता है कौन सा डेटा ज्यादा सही होगा? सीएफओ वाला ज्यादा रिलायबल होगा। क्यों रिलायबल होगा? क्योंकि हायर अथॉरिटी से आया है, ये लोअर डेजिग्नेशन के पर्सन से आया, तो हो सकता है उतना क्वालिटेटिव डेटा ना हो। तो मीन्स आपका जो सोर्स होना चाहिए वो सही होना चाहिए, प्लस डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप इस केस में देखें कि आपको आपके क्लाइंट ने इनवॉइसेस की लिस्टिंग दे दी, बट वो इनवॉइसेस की लिस्टिंग आपके टोटल रेवेन्यू से टैली ही नहीं कर रही है। आपका टोटल रेवेन्यू है 10,000 करोड़ का, बट वो उससे मैच ही नहीं कर रहा। अब जैसे टोटल में आप देखा आपने इनवॉइसेस में गड़बड़ है, तो आपको कंफर्ट आएगा नंबर्स पे? नहीं आएगा। तो आपको जो डेटा चाहिए वो रिलायबल चाहिए, भरोसेमंद चाहिए, सही चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। तो ब्रॉडली स्पीकिंग बच्चों पॉपुलेशन जो क्या होती है वो होता है बच्चों एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूजन ड्रॉ करता है। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, क्या सर? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा सर कंप्लीट होना चाहिए, फाइनेंशियल से टैली करना चाहिए। तीसरा रिलायबल होना चाहिए, सही सोर्स से आना चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए, मीन्स सही डेटा होना चाहिए। क्योंकि अगर डेटा सही नहीं होगा तो आपकी सैम्पलिंग सही नहीं होगी, सैम्पलिंग सही नहीं होगी तो ऑडिट टेस्टिंग सही नहीं होगी, ऑडिट टेस्टिंग सही नहीं होगी तो आप ऑडिट ओपिनियन इशू ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्या कहा? अगर पॉपुलेशन ठीक नहीं होगी तो सैम्पलिंग ठीक नहीं होगी, सैम्पलिंग ठीक नहीं होगी तो चेकिंग ठीक नहीं होगी, और आप प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों एक बार रीड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। एप्रोप्रिएट means population shall be relevant for the specific objective under audit। means ऑब्जेक्टिव जो है आपका ऑडिट का उससे रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे हमने कहा था ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू के ऊपर कंक्लूड करना कि रेवेन्यू ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए रेलेवेंट डेटा कौन सा होगा? सर रेवेन्यू का, परचेज का नहीं होगा। तो पहली चीज आ गई बच्चों एप्रोप्रिएटनेस। सेकेंड चीज है बच्चों कंप्लीटनेस। द पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट, मीन्स वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। विच मीन्स दैट if the auditor intend to use the sample to draw conclusion about whether a control activity is operated effectively during the financial reporting period, the population needs to include all the relevant items। अगर ऑडिटर को सैंपल निकालना है और सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन निकालना है कि क्या कंट्रोल सही है, क्या नंबर सही है या नहीं है, तो ऑडिटर को जो पॉपुलेशन चाहिए वो क्या करे? वो सबको इंक्लूड करे और वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आपकी ओपिनियन ठीक नहीं होगी, और अगर वो ठीक है तो आपकी ओपिनियन रीजनेबली ठीक होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज रिलायबल। रिलायबल मीन्स होता है बच्चों सफिशिएंटली कंप्लीट एंड एक्यूरेट।
कंप्लीट यही कंप्लीट है, एक्यूरेट मतलब सही होनी चाहिए। ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। रिलायबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीन जो पॉपुलेशन है उसके पास वो सही है, वो गलत नहीं है। वो कैसे होगी? जब वो अर्थमेटिकली सही होगी, जब वो सही पर्सन से आपको मिलेगी, तभी आपको लगेगा कि हाँ वो सही है। इफ द पॉपुलेशन इज नॉट रिलायबल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी एंड सोर्स, सही सोर्स से नहीं है और एक्यूरेट नहीं है, तो आपका कंक्लूजन ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि आपका सैंपल ठीक नहीं निकलेगा। द सैंपल ड्रॉन विल डेफिनेटली नॉट बी रेलेवेंट फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑडिट के अंदर आपको रेवेन्यू चेक करना है, तो रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना इज ए स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रू एंड फेयर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना। स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव हो गया किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कुछ बताना। तो नेट क्रक्स में बच्चों ये हुआ कि पॉपुलेशन रिफर्स टू एंटायर सेट ऑफ डेटा और उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है सैम्पलिंग यूनिट्स कि सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है बच्चों? अभी तक बच्चों आप लोगों ने समझा था क्या? आपने समझी थी पॉपुलेशन। लेट्स से पॉपुलेशन में हमने एक एग्जांपल लिया है था रेवेन्यू का, लिया था बच्चों। रेवेन्यू में हमने कहा कि रेवेन्यू में उस समय हमारे पास लेट्स से 10,000 इनवॉइसेस हैं, सेल्स इनवॉइसेस हैं, जिसके बेसिस पे सेल्स आ रही है हमारी 10,000 करोड़ रुपीस की। ठीक है बच्चों, अब ये जो पूरे 10,000 इनवॉइसेस हैं, हमने वहां पे 1 लाख का एग्जांपल लिया था, बट अभी हम 10,000 इनवॉइसेस का एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो 10,000 इनवॉइसेस हैं, ये क्या था बच्चों? पॉपुलेशन। अब इसमें जो एक इनवॉइस होगा ना, जिससे पॉपुलेशन बनी है, एक एक करके 10,000 इनवॉइसेस हैं, तो ये जो इनवॉइसेस हैं, एक इनवॉइस को आप बोलोगे सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट मींस वो यूनिट जिसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो पॉपुलेशन बन जाए। अगर हम 10,000 इनवॉइसेस हैं, एक सिंगल इनवॉइस, 2 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, ऐसे इनवॉइस नंबर्स हैं, अगर आप सारे 10,000 को कंबाइन कर दोगे तो आपकी पॉपुलेशन बन जाएगी। बट अगर हम एक इंडिविजुअल इनवॉइस की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे बच्चों सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट वो होती है जो सैंपल निकाला जाता है, जिसमें से सैंपल निकाला गया है और फिर उसे चेक करके उसके ऊपर कंक्लूजन दिया गया है। क्या कहा हमने? पॉपुलेशन में सैम्पलिंग यूनिट होती है, पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग यूनिट आप निकालते हैं एज अ सैंपल, आप उसे चेक करते हैं और उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करते हैं क्या आपका पॉपुलेशन ठीक है या नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका रेवेन्यू ठीक है या नहीं है। हमारे केस में सैम्पलिंग यूनिट होगी बच्चों यहाँ पर इनवॉइसेस। आप इस इनवॉइसेस का सैंपल निकालोगे और इसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि चीजें ठीक है या नहीं है। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो पॉपुलेशन हो गया डेटा का एंटायर सेट, और वो एंटायर सेट किस चीज से बना है उसे कहा जाता है सैम्पलिंग यूनिट। चलिए एक बार रीड करते हैं। द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स। मींस वो इंडिविजुअल आइटम जो पॉपुलेशन बनाती है, जैसे यहाँ पर इनवॉइसेस, उसे क्या कहा जाएगा? सैम्पलिंग यूनिट्स। ठीक है बच्चों, आगे ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड ऑन दीज यूनिट्स। हमने कहा हम सैंपल निकालते हैं और सैंपल पे ही सारा काम करते हैं, तो वही चीज ऑडिट प्रोसीजर इन पे लगाया जाता है। एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम आर प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन। और इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और असेस करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ठीक है या नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बच्चों, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हम आगे जाके समझेंगे कि प्रोजेक्शन कैसे करी जाती है। अभी के लिए आप ये समझे बस कि हाँ, इन सैम्पलिंग यूनिट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि पॉपुलेशन ठीक है या नहीं है। जैसे आपने यहाँ से लेट से 50 इनवॉइसेस का सैंपल निकाल लिया या 100 इनवॉइसेस का सैंपल निकाल लिया और उसको चेक किया और उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि क्या पॉपुलेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे और लिखा है क्या? द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। किस तरीके से बांट सकते हैं ये सारा प्रोसेस हम आगे समझेंगे कि सैम्पलिंग कैसे होती है, अलग अलग वेज ऑफ सैम्पलिंग क्या है, प्लस उनके रिजल्ट को कैसे चेक किया जाता है, कैसे उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आगे ऑलरेडी कवर्ड है। इट इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड एज अ एक्सट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। एक्सट्रापोलेशन एंड प्रोजेक्शंस, ये दोनों वर्ड्स हम आगे जाके समझने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमने सिंपल ये समझा सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है। सैम्पलिंग यूनिट हो गई जिससे पॉपुलेशन बनती है, उसे सैम्पलिंग यूनिट कहा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सैम्पलिंग कहाँ पर करनी है। सैम्पलिंग करते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एंड टेस्ट ऑफ डिटेल में। हम लोगों ने अब तक समझा है कि ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है बच्चों, एक तो कंट्रोल टेस्टिंग करता है जिसको आप बोलते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या करता है बच्चों, सब्सटेंसिव ऑडिट करता है। सब्सटेंसिव ऑडिट क्या होता है, बैलेंस शीट एंड P&L की चेकिंग, जिसे आप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर भी बोल सकते हो। तो वो क्या होता है बच्चों, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसमें आप वाउचिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और अदर प्रोसीजर्स करते हैं। तो सैम्पलिंग करी जाती है बच्चों TOC के लिए, ताकि चेक करने के लिए कि क्या कंट्रोल्स ठीक है या नहीं है, उनमें कोई कमियां तो नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कंट्रोल्स में डेविएशन का। जैसे हमने कहा कंपनी का एक कंट्रोल है कि जो भी इनवॉइस बनेगा कंपनी का, उसमें GST का रेट सिस्टम से आएगा, ऑटोमेटिकली पिक होगा। बट जब आपने चेक किया तो देखा कि सिस्टम से रेट अपलोड नहीं होता, आपको मैन्युअली उसे पंच करना पड़ता है। तो ये हो गया बच्चों कंट्रोल की डेविएशन क्यों, क्योंकि कंट्रोल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। कंट्रोल था कि सिस्टम से रेट आएगा, बट वो सिस्टम से नहीं आ रहा, वो मैनुअल पंच हो रहा है, इसलिए वो एक डेविएशन हो गई बच्चों। दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए करी जाती है, मतलब सब्सटेंसिव ऑडिट के लिए की जाती है, ताकि ये चेक कर सके कि क्या अकाउंट बैलेंसेस, बैलेंस शीट, P&L ठीक है या नहीं है। टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल, मींस इंटरनल कंट्रोल में क्या कुछ डेविएशन है, कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, वो ढूंढने के लिए। और टेस्ट ऑफ डिटेल में टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोगों ने क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पहले समझा हुआ है। मींस यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और इवन डिस्क्लोजर्स में जो कमियां होती है वो ढूंढने के लिए हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर बच्चों दोनों पे लगता है, TOC पे भी लगता है और TOD पे भी लगता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या सैम्पलिंग सिर्फ TOC के लिए करनी है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या सैम्पलिंग सिर्फ TOD के लिए करनी है, तो भी आपका आंसर होगा नहीं। सैम्पलिंग TOC और TOD के लिए दोनों के अकॉर्डिंग करनी है, जैसी सिचुएशन है, बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है अप्रोचेस टू सैम्पलिंग। मींस सैम्पलिंग के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, आपको सैम्पलिंग कैसे कैसे करनी है। तो बच्चों दो तरीके से सैम्पलिंग होती है, एक होती है स्टैटिस्टिकल, दूसरी होती है नॉन स्टैटिस्टिकल। अगर आप नेम भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल मींस जो स्टैटिस्टिक्स का यूज करे। स्टैटिस्टिक्स में क्या यूज करे, रैंडम टेबल्स यूज करे, जो प्रोबेबिलिटी यूज करे, वो होती है बच्चों स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मींस जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो यूजिंग रैंडम टेबल्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज, तो आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हैं। और जब आप रैंडम टेबल्स या प्रोबेबिलिटी की थ्योरी नहीं लगाते हैं, जब आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नहीं करते हैं, तो उसे कहा जाता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मींस बच्चों दो तरीके से सैम्पलिंग हो गई, क्या, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल की, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच क्या है, an approach to sampling that has the random selection of sample items। means जो samples आप select कर रहे हो वो आप randomly select कर रहे हो। random selection क्या होता है बच्चों, random tables होती है एक्सेल के अंदर, ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसमें आप क्या करते हो, आप अपनी सीरीज डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 1 से लेके 10,000 आपके इनवॉइसेज हैं, तो वो आपने उसे बोला मुझे 25 सैंपल्स चाहिए, तो ये रैंडम टेबल आपको रैंडमली 25 सैंपल्स निकाल के दे देगी कि हाँ जी आपको इस नंबर की आइटम चेक करनी है। जैसे उसने कहा 5th इनवॉइस, 16th इनवॉइस, लेट्स से 29th इनवॉइस, 101 इनवॉइस, 501 इनवॉइस, 570 इनवॉइस नंबर। तो इन इनवॉइस नंबर को आपको फिर चेक करना होता है। मींस एक अप्रोच सैम्पलिंग की जिसने रैंडम सिलेक्शन किया। रैंडम सिलेक्शन का मतलब रैंडम टेबल्स का यूज किया। अब रैंडम टेबल्स बच्चों एक्सेल में आती है, ऑनलाइन भी मिलती है, और भी बहुत रैंडम टूल्स अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, उनके बेसिस पर आप अपनी सैम्पलिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का। ये तो हो गया बच्चों सैंपल निकालने का तरीका। दूसरा हो गया बच्चों सैंपल को इवेलुएट करने का तरीका, जिसके लिए आप क्या यूज करते हो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हम इसके बारे में आगे समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी कैसे यूज होती है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में दूसरी क्या चीज आ गई, द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेलुएट सैंपल रिजल्ट। जो आपने सैंपल निकाले वो आपने रैंडम से निकाले। सैंपल को जब आपने टेस्ट किया तो जो उसके रिजल्ट आए वो आपने किससे चेक किया बच्चों,
प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। सैम्पलिंग रिस्क हम आगे समझेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड क्या है कैसे है वो चीजें हम सारी आगे समझने वाले हैं। तो अभी के लिए बच्चों हमने ये समझा कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच वो होती है जहां पे रैंडम लगता है सैंपल्स निकालने के लिए, जहां प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगती है सैंपल के रिजल्ट्स को इवेलुएट करने के लिए और सैम्पलिंग रिस्क को मेजर करने के लिए। वो होती है बच्चों स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। जैसे ये आपने जो सैम्पलिंग करी है, जो रैंडम टेबल से निकाली है, उसे कहा जाएगा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। एक ऐसी सैम्पलिंग जो स्टैटिस्टिकल नहीं है, जो रैंडम टेबल्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज नहीं कर रही, उसे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहा जाता है। चलिए एक बार रीड करते हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स, सैंपल यूनिट्स का रैंडम सिलेक्शन है, एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट। सैंपल रिजल्ट किससे हो रहे हैं? प्रोबेबिलिटी थ्योरी से यूज हो रहे हैं, प्लस इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक। प्रोबेबिलिटी थ्योरी दो चीजों के लिए यूज हो रही है, एक तो सैंपल रिजल्ट के लिए और सैम्पलिंग के रिस्क के लिए। अप्रोच दैट डज नॉट हैव अबव फीचर कंसिडर्ड एज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मींस जिसमें रैंडम टेबल और प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज नहीं होती, उसे बच्चों नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक। अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि सैम्पलिंग के लिए दो अप्रोचेस होती है, वन इज स्टैटिस्टिकल, सेकंड इज नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में हमने समझा था कि इट इज अ रैंडम बेस्ड और प्रोबेबिलिटी बेस्ड, करेक्ट। तो जो रैंडम थ्योरी बेस्ड होगा और जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा वो क्या होगा बच्चों? मोर साइंटिफिक होगा, क्योंकि उसके पीछे पूरी की पूरी थ्योरम बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो अगर हम कहें क्या कि इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बच्चों यहाँ पे मीन रखता है जो वेरियस थ्योरम्स हम लोगों ने यूज करी है, सीपीटी में पढ़ी है या फाउंडेशन में पढ़ी है, जैसे बाइनोमियल, पॉइसन, टी स्क्वायर, चाई स्क्वायर चार्ट्स। तो ये जितने चार्ट्स हमने समझे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग निकालते थे कि क्या सैंपल साइज होगा, कितना स्टैंडर्ड एरर होगा, कितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, तो उन सारी चीज़ों का यूज होता है बच्चों स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर। ऑल्दो हमारे सिलेबस के अंदर बच्चों हमें वो सारे थ्योरम्स अभी नहीं लगाने हैं, तो अभी के लिए हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं और ये सारी थ्योरम्स और अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, इस वजह से वो ज्यादा साइंटिफिक होगा। इसके अलावा बच्चों इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन मींस बहुत सारे लोग इन्हीं का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना बच्चों सब्जेक्टिवनेस नहीं होती, पर्सनल बायसनेस नहीं होती। सर कोई एग्जांपल दीजिए। हमने कहा बच्चों, आपने कहा आपके पास रेवेन्यू है जिसमें लेट्स से 100 इनवॉइसेस है, आपको एक सैंपल चेक करना है 10 इनवॉइसेस का, ठीक है। जब आपने रैंडम से सिलेक्ट किया तो रैंडम से कोई भी सैंपल सिलेक्ट हो सकता है, लेट्स से इनवॉइस नंबर 5, इनवॉइस नंबर 10, इनवॉइस नंबर 21, ऐसे कोई भी इनवॉइस सिलेक्ट हो गया तो वो रैंडम टेबल से आया है, किसी ने पर्सनली उसे सिलेक्ट नहीं किया। वेयरएज अगर हम बोलते कि रैंडम टेबल मत लगाओ, अपनी जजमेंट से सिलेक्ट कर लो, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? उससे कहा कि यार टॉप 10 आइटम सिलेक्ट कर लेता हूं। ये नॉन स्टैटिस्टिकल वे हो गया जिसके अंदर आपने रैंडम टेबल नहीं लगाई, टॉप 10 सिलेक्ट कर लिया। अब इससे क्या हुआ बच्चों, जो 90 आइटम्स थी जो उससे नीचे थी उनका रिस्क मिस हो गया, हो सकता है उनमें गड़बड़ हो, हमें तो नहीं पता। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, जब इसने ये वाली अप्रोच ली रैंडम टेबल वाली, तो सारी आइटम्स के आने के चांसेस इक्वल हैं। कोई भी एक आइटम उठाई, चेक कर ली, तो उसे कंफर्ट आ गया कि ये 10 आइटम मैंने चेक करी। बट यहाँ पर उसने सिर्फ टॉप 10 सिलेक्ट करिए, तो उसका पर्सनल बायसनेस आ सकता है। बायसनेस इसकी उसने कहा मैंने टॉप 10 चेक कर ली, वो सही थी, मैंने कहा सब सही है। अब मैनेजमेंट को पता है कि यार ऑडिटर तो सिर्फ टॉप 10 चेक करने वाला है, तो उसे टॉप 10 सही रखी, बाकी सारी गलत कर दी या बाकियों के अंदर गड़बड़ कर दी। कर सकता है नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकता है। बट जब ऑडिटर रैंडम से सिलेक्ट करने वाला है तो क्या मैनेजमेंट रिस्क ले पाएगी वो चेंज करने वाला, गलत करने वाला? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता ऑडिटर क्या चेक करेगा, इसीलिए उसमें बायसनेस नहीं होती और वाइडली एक्सेप्टेड होती है स्टैटिस्टिकल सैम्पल। तो हम बच्चों यही बोल रहे हैं कि ऑडिट टेस्टिंग जो स्टैटिस्टिकल मेथड से करी जाती है आर मोर साइंटिफिक देन द जजमेंटल सैम्पलिंग और द नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। दूसरा, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। जब बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम होती है तो ये बहुत यूजफुल मेथड होता है। जब लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर नहीं होती है तो बच्चों हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, जो हम आगे जाके समझेंगे। अब यहाँ पे अगर 1 लाख इनवॉइसेस भी हों
और वो रैंडम से निकालो तो सबके आने के चांसेस इक्वल है, इसीलिए वाइडली एक्सेप्टेड है। तीसरी चीज बच्चों, देयर इज नो पर्सनल बायस, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बायस नहीं है ऑडिटर का, कोई सभी चीजों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगता है बच्चों आपको, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग विल बी बेटर या नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग विल बी बेटर? सर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है सिमिलर नेचर की, वहां पर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग विल बी बेटर। विद ह्यूज ट्रांजेक्शंस स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज ऑलवेज recommended as it is unbiased and sample selected are not prejudged। prejudged मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं होते। जैसे टॉप 10, अगर आप टॉप 10 ही सिलेक्ट करते हो तो वो पहले से डिसाइडेड है, तो मैनेजमेंट को पता है कि हाँ जी ऑडिटर तो टॉप 10 ही सिलेक्ट करेगा, तो सिर्फ टॉप 10 को सही से रखिए, उसमें कोई भी एरर मत कीजिए। इसीलिए बच्चों कौन सी सैम्पलिंग यूज होती है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अब आता है बच्चों नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। हमने समझा है कि जहां पे रैंडम टूल्स नहीं यूज हो रहे हैं, जहां प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं यूज हो रही है, वहां क्या होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था बच्चों, क्या, टॉप 10 आइटम्स चेक करने का, ये जो टॉप 10 इनवॉइसेस चेक करने का एग्जांपल हमने लिया था। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में बच्चों ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे सैंपल निकालता है। पर्सनल एक्सपीरियंस कि उसे पता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, कंपनी जनरली टॉप 10 इनवॉइसेस में ही गड़बड़ करती है, बाकियों में इनवॉइसेस में गड़बड़ नहीं करती है। जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट की, उसे पता है कि हाँ यार इन्वेंट्री में वो वैल्यूएशन में जनरली गड़बड़ करते हैं, बाकी सब चीजें इन्वेंट्री की ठीक होती है, तो वो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को चेक करेगा। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में बच्चों जो ऑडिटर सैंपल सिलेक्ट करता है ना, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जजमेंट के बेसिस पे करता है, कोई रैंडम टूल्स पे नहीं करता, कोई भी और मेथोडोलॉजी नहीं होती। उसको लगता है जहां पे गड़बड़ हो सकती है या जो चीज उसे चेक करनी चाहिए वो सैंपल सिलेक्ट करता है। इसीलिए बच्चों ये क्रिटिसाइज्ड मेथड है, इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल बायसनेस आ गई, साइंटिफिक मेथड नहीं है, ऑब्जेक्टिवनेस नहीं है। तो चलिए बच्चों एक बार रीड करते हैं। अंडर दिस अप्रोच द सैंपल साइज एंड इट्स कॉम्पोजिशन आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। इसकी वजह से क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बायसनेस है। द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मीन्स इंडिपेंडेंट, जो बिल्कुल हर तरीके से जिसके आने के चांसेस इक्वल हो, जहां पे कोई भी बायसनेस ना हो। कैन नॉट बी एश्योर्ड in non-statistical sampling because the risk of personal bias in sample selection cannot be eliminated। जैसे टॉप 10 हमने कहा, टॉप 10 इज पर्सनल बायस्ड, क्योंकि उसे लगता है टॉप 10 आइटम में ही गड़बड़ होगी या टॉप 10 आइटम ही चेक करनी चाहिए। तो हमने कहा नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है बच्चों, पर्सनल एक्सपीरियंस पे होती है और नॉलेज पे होती है। दूसरा पर्सनली बायस्ड होती है, साइंटिफिक नहीं होती और ऑब्जेक्टिव नहीं होती। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग मतलब बच्चों, जैसे आप पहले ऑडिट करते थे, जजमेंटल सैंपल्स निकाल लिया, कोई भी सैंपल निकाल लिया, 100% पॉपुलेशन चेक कर ली। ट्रेडिशनल मेथड में जहाँ पे आप 100% पॉपुलेशन चेक करने में भरोसा रखते थे, बट जो नया तरीका है वो है सैम्पल। तो हम कहना चाहते हैं 100% की चेकिंग और सैम्पलिंग में क्या चीज अच्छी है। तो एक छोटी सी बात समझो बच्चों, लेट्स से आपके पास 1 लाख सेल्स इनवॉइसेस हैं। अब आपको रेवेन्यू की चेकिंग करनी है, तो आप एक जगह है आप 1 लाख चेकिंग करें, एक जगह आप 50 सैंपल्स चेक करें। किस में कंफर्ट ज्यादा आएगा, किस में आप ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे? कैन वी से सैंपल्स में। क्यों? क्योंकि एक तो 1 लाख सैंपल्स इतने हो जाएंगे कि आप उसको टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और आप फटाफट से टिक करते जाएंगे, जिस वजह से ऑडिट क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। तो होगा क्या सारी चीजें चेक करने से आपको 100% कंफर्ट आ जाएगा? नहीं। इवन आपको ये भी डाउट रहेगा कि यार मैंने सारा चेक तो कर लिया, कोई ऐसी आइटम तो नहीं जो छूट गई हो, क्योंकि आप 100% कभी चेक नहीं कर सकते। बट आप 50 सैंपल्स चेक करके आपको ये कंफर्ट आ जाएगा कि ये 50 ठीक है, तो ये 1 लाख भी ठीक होगा। तो ऑडिट सैंपलिंग से क्या हुआ बच्चों, एक तो आपका काम कम हुआ, दूसरा ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तीसरी 100% चेकिंग करने से भी आपको कंफर्ट नहीं आने वाला था 100%, बट एक अच्छा कंफर्ट आ जाएगा सैंपल चेक करने से। बट एक छोटा सा रिस्क रहेगा हमेशा, जिसको आप सैम्पलिंग रिस्क बोलते हो, जो आप आगे पढ़ोगे। सैंपल चेक करने से हमेशा बच्चों सैम्पलिंग रिस्क रहता है। सैम्पलिंग रिस्क का कहने का मतलब ये हो गया कि हमेशा चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ एरर रह सकता, कभी भी 100% एक्यूरेट प्रिसाइज रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार रीड करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस अवेलेबल इज नॉट कंक्लूसिव। ये हम लोगों ने ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में समझा हुआ है कि ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है। एंड द ऑडिटर ऑलवेज टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, मींस ऑडिटर एक रिस्क लेके हमेशा
चलता है, क्योंकि हमने याद है हम लोगों ने पहले भी बोला है चैप्टर 1 में कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम ट्रू एंड फेयर बताते हैं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिस वजह से आप सारी चीजें करेक्ट नहीं बता सकते। तो हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है ऑडिट में, जैसे आपने ऑडिट रिस्क पढ़ा है पहले। इवन बाय अंडरटेकिंग 100% checking of the transactions, the auditor do not derive a absolute satisfaction, 100% comfort नहीं आता। Auditors realize that they can derive good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adopting of this technique in the auditing process। means sampling को use करके आप ज़्यादा better comfort ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो probability based होती है, जैसे हम लोगों ने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग समझी है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, रैंडम नंबर बेस्ड होती है। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप कंफर्ट बता सकते हो कि कितना है, कितना रिस्क है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है। इट इज़ अ मैथमेटिकल ट्रुथ दैट अ सैम्पल if picked pure on a random basis would reveal the feature and characteristics of the population। मीन्स अगर आपने सैंपल जो सिलेक्ट किया है वो रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट किया है और सही सिलेक्ट किया है तो आपको पॉपुलेशन के बारे में पता लग जाएगा। अगर बच्चों याद हो तो सीपीटी के अंदर आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम, पॉइसन थ्योरम, चाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, एफ चार्ट्स, एफ स्क्वायर चार्ट्स, बहुत चीजें वहां पे पढ़ी हैं। तो वो सारी टेक्निक्स आपकी हेल्प करती है आपके रिजल्ट को एक्सट्रापोलेट करने में और प्रोजेक्ट करने में। तो मैथमेटिकल वे में अगर आपने सैम्पलिंग करी है, रैंडम से सैंपल करे हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। Another truth is that sampling technique should be noted, it can never bring complete reliability। हमने कहा था complete reliability नहीं लाएगा, इसमें हमेशा सैंपल रिस्क रहेगा, हमेशा 100% एक्यूरेट रिजल्ट ये भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमेशा रिस्क है, इसीलिए ऑडिटर हमेशा एक रिस्क लेके चलता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलता है और हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ट्रू एंड फेयर एश्योरेंस देता है, ट्रू एंड करेक्ट एश्योरेंस नहीं देता। It cannot give precisely accurate result. It is a process of estimation and it may have some errors। हमेशा इसमें errors रहेगी। ठीक है बच्चों, इसके बारे में टॉलरेबल एरर क्या है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन हम आगे समझेंगे तो वहां पे इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस बच्चों प्रोजेक्शन कैसे करना है, हमें स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन कैसे करना है, ये सब कुछ हम आगे जाके समझेंगे। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग समझ ली थी पहले, अब हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है बच्चों स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमने ये समझा था कि हम किसका यूज करते हैं। सर हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। यही करते हैं बच्चों? हाँ जी सर, इसके बेसिस पर हम सैंपल निकालते हैं, इसके बेसिस पे बच्चों हम सैंपल्स निकालते हैं। तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स यूज किया, प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करी। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे सैंपल्स कैसे होंगे बच्चों? सर हमारे सैंपल्स बहुत साइंटिफिक होंगे, मेथोडोलॉजिकल होंगे, बहुत वाइडली एक्सेप्टेड होंगे। क्या होंगे बच्चों? सर हमारे सैंपल बहुत वाइडली एक्सेप्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि सर साइंटिफिक है। साइंटिफिक होने से क्या होगा? सर बायस नहीं होंगे। बायस क्यों नहीं होंगे? सर कोई जजमेंट नहीं लग रही ना, रैंडम टूल लग रहा है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से निकल रहा है, तो वहां पे कोई ह्यूमन एरर होने के चांसेस ऐसे कम है। तो बायसनेस नहीं होगी, वाइडली एक्सेप्टेड होंगे, लॉ की आइज में डिफेंडेड होंगे कि हाँ लॉ कहेगा कि हाँ ठीक है, अगर आपने ऐसा सैम्पलिंग निकाली है जहाँ पे बायसेस नहीं है तो एज एन ऑडिटर आप खुद को डिफेंड कर सकते हो, कह सकते हो कि तुम्हारी सैम्पलिंग ठीक है। यही होगा बच्चों? हाँ जी सर। इसके अलावा बच्चों अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फाउंडेशन में जो पहले सीपीटी होता था वहाँ पे हम लोगों ने वेरियस थ्योरम्स पढ़ी थी, बाइनोमियल, पॉइसन, चाई स्क्वायर, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे बच्चों हम सैंपल साइज निकाल सकते थे कि हाँ जी सैंपल साइज क्या था, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर निकालते थे। अगर आपको याद हो हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते थे, सैंपल साइज निकालते थे कि हाँ जी हमें कितने सैंपल चाहिए, हमारी स्टैंडर्ड एरर कितना है। अगर स्टैंडर्ड एरर दी होती थी तो हम सैंपल साइज निकाल लेते थे, सैंपल साइज दिया होता तो हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर आपको एरर पता है, आपको रिस्क पता है, तो आप रिस्क के बेसिस पे सैंपल साइज भी निकाल सकते हो, और अगर आपको सैंपल साइज पता है तो उसके बेसिस पे आप रिस्क भी निकाल सकते हो। कर सकते थे बच्चों? हाँ जी सर।
ऑल्दो बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है कि अभी आपको इस थ्योरम्स नहीं लगाने, आपको कोई ऐसे सैंपल कैलकुलेट नहीं करने, आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़ायदा हो गया। अगर आपको रिस्क पता है तो रिस्क के बेसिस पे आप सैंपल साइज निकाल सकते हो, और अगर आपको सैंपल साइज पता है तो उसके बेसिस पे आप स्टैंडर्ड एरर या फिर रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो डिराइव्ड रिस्क या कैलकुलेटेड रिस्क। तो अगर हम ओवरऑल बच्चों बात करें तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या हो गई, साइंटिफिक हो गई, वाइडली एक्सेप्टेड हो गई, बायस नहीं होगी, लॉ की नज़रों में आप उसे डिफेंड कर सकते हो कि हाँ जी मैंने ठीक काम किया है। प्लस अगर आपके पास रिस्क है तो रिस्क के बेसिस पे आप सैंपल साइज निकाल सकते हो, आप सैंपल साइज के बेसिस पे आप रिस्क निकाल सकते हो कि हाँ जी आपको कितने सैंपल चेक करने हैं या फिर आपका कितना रिस्क है। प्लस अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बाइनोमियल और पॉइजन थ्योरम भी वहाँ पढ़ी थी फाउंडेशन के अंदर, सीपीटी के अंदर। तो हमने वहाँ ये भी समझा था कि अगर सैंपल में कितनी एरर है, सैंपल का क्या नेचर है, उसकी वजह से पॉपुलेशन में कितने चांसेस हैं एरर होने के, या उनका क्या नेचर होगा, वो चीज़ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो वही चीज़ स्टैटिस्टिक्स का बेनिफिट होता है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का बेनिफिट होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा बच्चों, सैम्पलिंग साइज डू नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। पहला पॉइंट ये हुआ, सैंपल साइज जो होता है बच्चों जनरली पॉपुलेशन की रेशियो में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप बहुत कम सैंपल निकालते हो। तो अगर आप पॉपुलेशन डबल भी कर दोगे, ट्रिपल भी कर दोगे, तो भी आपके सैंपल साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। दूसरी चीज बच्चों, सैम्पलिंग इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें बायसनेस नहीं होगी, डिफेंसिबल मतलब ऑडिटर कैन डिफेंड इन आईज ऑफ लॉ कि देखो मैंने तो अनबायस सैम्पलिंग करी है, इसमें कोई भी एरर या बायसनेस नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट आया है वो ठीक आया है। ठीक है बच्चों। तीसरा, आप सैंपल साइज, रिस्क, प्रिसिशन, रिस्क और प्रिसिशन बेसिकली हो गया बच्चों स्टैंडर्ड एरर। रिस्क और स्टैंडर्ड एरर दोनों सिमिलर टर्म्स होती है एक तरीके से। तो अगर रिस्क और प्रिसिशन आपके पास है, रिस्क आपके पास है, स्टैंडर्ड एरर आपके पास है, तो आप सैंपल साइज निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास सैंपल साइज है तो आप रिस्क भी कंप्यूट कर सकते हो, जिसको आप बोलोगे कैलकुलेटेड रिस्क। जो अभी हमने बोला ना कि अगर सैंपल साइज है तो हम स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर है तो आप सैंपल साइज निकाल सकते हो। इट इज अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन। बेस्ड ऑन सैंपल हम लोग पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा लेट्स से 1 लाख आइटम्स है, आपने क्या कहा, आपने 60 सैंपल्स चेक किए जिसमें आपको सिर्फ 6 सैंपल्स में प्रॉब्लम मिली है, तो आप बोल सकते हो 10% में प्रॉब्लम मिली है, तो इसमें कितनों में प्रॉब्लम मिलेगी, 10% में प्रॉब्लम मिल सकती है। यही है, 10% में मिसस्टेटमेंट या डेफिशिएंसी या डेविएशन मिली है, तो बाकी इस पॉपुलेशन में भी कितने की मिलेगी, 10% की मिल सकती है। तो बेस्ड ऑन योर सैंपल आप अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड लास्ट इज, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि बहुत साइंटिफिक मेथड होता है, इसीलिए वाइडली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक बार रीड कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग sample size do not increase in proportion to the increase in the area universe tested। मीन्स पॉपुलेशन जो आपने टेस्ट करी है, पॉपुलेशन अगर जिस हिसाब से आपकी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग आपके सैंपल साइज नहीं बढ़ता है। पॉपुलेशन डबल हो गया तो सैंपल साइज डबल नहीं होता, क्योंकि मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो वो सारी थ्योरम्स है, जब उसमें आप एक्चुअल में डालते हो नंबर्स तो वो डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा, उसमें बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चों। सेकेंड, सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव, देयर बाय मोर डिफेंसिबल। बायसनेस नहीं होती, इसलिए आप अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग मिनिमम सैंपल साइज। आप सैंपल साइज एस्टिमेट कर सकते हो विद स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसिशन। अगर आपके पास रिस्क पता है, स्टैंडर्ड एरर, प्रिसिशन पता है, तो आप सैंपल साइज निकाल सकते हो। एक चीज और बोली थी हमने बच्चों, अगर हमें सैंपल साइज पता है तो हम उसके बेसिस पे रिस्क भी निकाल सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ मीन्स फॉर डिराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। आप रिस्क भी निकाल सकते हो अगर आपको सैंपल साइज पता है। प्लस बच्चों, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिसिशन सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर दोनों सिमिलर टर्म्स होती है। दैट इज द प्रोबेबल डिफरेंस in result due to the use of a sample in lieu of examining all the records in the group। means अगर आप
सिर्फ सैंपल चेक करते हो, सारी पॉपुलेशन चेक नहीं करते हो, तो जो गलती होने के चांसेस हैं, जो एरर होने के चांसेस हैं, उसको बच्चों कहा जाता है सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर। सैम्पलिंग रिस्क हम लोग इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, कि सैम्पलिंग करने से जो रिस्क होता है वो सैम्पलिंग रिस्क होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ड्यू टू स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आपके पास अगर सैंपल साइज है तो आप उससे रिस्क कंप्यूट कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट कर सकते हो, आप सैम्पलिंग एरर कंप्यूट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ वेरियस थ्योरम्स जो आप लोगों ने फाउंडेशन में पहले पढ़ी है। ऑल्दो हमारे सिलेबस का अभी पार्ट नहीं है, बट हाँ हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वी कैन डू इट। इसके अलावा बच्चों अगर आपके पास रिस्क है तो आप उस रिस्क के लिए आपको कितना सैंपल चाहिए वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे बच्चों एक टर्म और यूज हुई है जिसका है ग्रुप यूनिवर्स। ग्रुप यूनिवर्स, एरिया यूनिवर्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है एरिया यूनिवर्स, तो इट रिप्रेजेंट बच्चों पॉपुलेशन। जैसे रेवेन्यू अगर आप चेक कर रहे हैं तो रेवेन्यू विल बी द पॉपुलेशन, और उसके नीचे जो इनवॉइसेस है दैट विल बी योर सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है बच्चों, तो नेट क्रक्स अगर आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं तो अगर आपके पास सैंपल साइज है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास रिस्क है, सैम्पलिंग एरर है या फिर स्टैंडर्ड एरर है तो आप उससे सैंपल साइज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, इट प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा। पॉपुलेशन को बहुत प्रॉपरली डिफाइन करता है, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक वे में आपने सैंपल निकाले हैं। एंड लास्ट इज इट इज वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैम्पलिंग। वाइडली एक्सेप्टेड क्यों है बच्चों? क्योंकि सर वो साइंटिफिक होता है, पर्सनल बायसनेस उसमें नहीं होती। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है सैम्पलिंग प्रोसेस। मीन सैम्पलिंग का क्या प्रोसेस है। अभी तक हम लोगों ने समझा था कि सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, सैंपल्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, और हम ये समझ पाए थे कि हाँ जी सैंपल के बेसिस पे आप पॉपुलेशन को टेस्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अब एक्चुअल के अंदर हम लोग क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं सैम्पलिंग के अंदर, वो क्या है वो समझते हैं। पहले होता है बच्चों सैंपल डिजाइन। मीन्स आपको सैंपल किस तरीके का निकालना है, सैंपल साइज, आपको कितने सैंपल्स निकालने हैं, सैंपल सिलेक्शन मेथड, जब आपने डिसाइड किया कि हाँ जी हमें इतने सैंपल निकालने हैं तो वो सैंपल्स कैसे एक्सट्रैक्ट होंगे पॉपुलेशन से, दैट इज सैंपल सिलेक्शन मेथड। ऑडिट प्रोसीजर्स, जो सैंपल्स हैं उन पे आप क्या काम करेंगे। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट, अगर आपको सैंपल्स में कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो उसका क्या नेचर है, क्या कॉज है। देन आपको जब पता लग गया कि हाँ ये गलती है, मिसस्टेटमेंट है, तो पॉपुलेशन पे कितनी मिसस्टेटमेंट होगी। अगर सैंपल पे मिसस्टेटमेंट निकल के आ रही है तो आप पॉपुलेशन पे उसे प्रोजेक्ट करेंगे, एंड वंस यू हैव प्रोजेक्टेड दैट तो आप इवेल्युएट करेंगे अपने फाइनल रिजल्ट्स को ऑडिट सैंपलिंग के। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें बच्चों तो पहले आपने सैंपल डिजाइन, किस तरीके से सैंपल निकालने हैं, क्या उसकी मेथोडोलॉजी लेंगे। सेकंड, सैंपल साइज क्या है। वंस यू हैव डिटरमाइंड सैंपल साइज तो फिर उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे पॉपुलेशन में से, दैट इज सैंपल सिलेक्शन मेथड। फिर उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे तो उस पर टेस्टिंग में कुछ मिसस्टेटमेंट भी मिलेगी, डेविएशन भी मिलेगी, वो समझेंगे कि किस तरीके की मिसस्टेटमेंट है, किस तरीके की डेविएशन है। उसके बाद जब आपको समझ आ गया कि सैंपल में ये प्रॉब्लम है तो पॉपुलेशन में कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पॉपुलेशन के ऊपर कमेंट करना है, ऑडिट ओपिनियन देनी है, तो आप ये समझेंगे कि अगर सैंपल में कुछ प्रॉब्लम है तो पॉपुलेशन में कितनी प्रॉब्लम होगी। एंड एट द लास्ट आप कंक्लूड करेंगे कि आपने जो सैंपलिंग करी है उसके अकॉर्डिंग आपके क्या कंक्लूजन्स हैं। बच्चों ये प्रोसेस अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ ब्रॉडली बता दिया कि हाँ सैंपलिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों पहले हम समझते हैं सैंपल डिजाइन को। तो बच्चों सैंपल डिजाइन ये कहता है कि आपको किस तरीके से सैंपल निकालने हैं। तो आपको पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने हैं, ये हमें पता है। तो सैंपल निकालने के लिए बच्चों दो तरीके होते हैं यहाँ पर, वन इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड वन इज वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, किससे निकालने हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जिस तरीके की आपकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि स्ट्रेटिफिकेशन लगाना है या वैल्यू वेटेड सिलेक्शन लगाना है। सर कैसे पता लगेगा कि किस तरीके की पॉपुलेशन में, किस कैरेक्टरिस्टिक की पॉपुलेशन में हमें कौन सा मेथड लगाना है।
तो बच्चों उसके लिए पहले आपको स्ट्रैटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन समझना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको ये समझ आता है कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन क्या होता है, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि किस पॉपुलेशन पे आपको क्या लगाना है। तो बच्चों पहले हम क्या समझते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रैटिफिकेशन होता है बच्चों डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन which have identifying characteristic is called as stratification। stratification का मतलब हो गया बच्चों एक पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना। क्या करना, हमने क्या कहा बच्चों, पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना। डिस्क्रीट होता है बच्चों डिस्टिंक्ट, सेपरेट मींस सेपरेट सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्रीट क्या कहा हमने बच्चों, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों स्ट्रैटिफिकेशन मींस आपने अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया। सेपरेट सब पॉपुलेशन मींस अलग अलग नेचर की जो सब पॉपुलेशन है उसमें डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे डिवाइड किया, बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मींस उनके नेचर के अकॉर्डिंग आपने उसे डिवाइड किया। इस चीज को क्या कहा जाता है बच्चों, स्ट्रैटिफिकेशन। और हर जो सब पॉपुलेशन में आपने डिवाइड किया है उसे स्ट्रेटम कहा जाता है, और जो यूनिट्स होती है बेटा के उन स्ट्रेटम के अंदर उसे स्ट्रेटा कहा जाता है। क्या कहा, यूनिट्स अंडर दो सब पॉपुलेशन मींस स्ट्रेटा के अंदर, स्ट्रेटम के अंदर जो यूनिट्स हैं उसे स्ट्रेटा कहा गया। अब सर कोई एग्जांपल दीजिए ताकि स्ट्रैटिफिकेशन और बेटर वे में समझ आ सके। हमने कहा हाँ जी बच्चों बिफोर हम लोग एक एग्जांपल ले, हम एक अपनी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग क्लास 11th में 12th में थे तो लेट्स से हम कॉमर्स के अंदर थे। कॉमर्स के अंदर हमारी की पूरी एक क्लास थी 50 स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल। तो जो 50 स्टूडेंट्स हो गया वो हो गया बच्चों पॉपुलेशन। अब आता है सब पॉपुलेशन क्या होगी। अब बच्चों उन 50 स्टूडेंट्स में कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, ब्रिलियंट बच्चे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो एवरेज बच्चे थे। कुछ बच्चे थे जो बिलो एवरेज थे। एंड फोर्थ कैटेगरी तो ऐसी थी जो पढ़ने में भरोसा ही नहीं रखती थी। यही होता है बच्चों जनरली। हाँ जी सर। तो अब ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बोले तो ये चार हो गए बच्चों लेट्स से स्ट्रेटम मींस एक इंटेलिजेंट पढ़ने वाले बच्चे, एक एवरेज, एक बिलो एवरेज, एक ना पढ़ने वाले बच्चे। तो ये जो चार क्राइटेरिया, चार नेचर के ऊपर आपने जो बांटे, क्योंकि उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनका अपना एक नेचर है, उस नेचर के हिसाब से आपने अपनी क्लास को चार पार्ट में बांट दिया। दिस 4 पार्ट में जो डिवीजन है इसे स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। और ये जो आपने चार ब्लॉक्स बनाए हैं इंटेलिजेंट, एवरेज, बिलो एवरेज और ना पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें कहा जाता है बच्चों स्ट्रेटम। अब इंटेलिजेंट ग्रुप के अंदर हो सकता है 5 बच्चे हो तो उन जो 5 बच्चों को कहा जाएगा बच्चों स्ट्रेटा। मींस उस ग्रुप के अंदर इंटेलिजेंट वाले ग्रुप में जो 5 बच्चे हैं या फिर एवरेज वाले ग्रुप में लेट से 10 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं तो वो जो इंडिविजुअल बच्चा है उसे कहा जाता है बच्चों स्ट्रेटा। तो ओवरऑल क्या निकला बच्चों, तो जो आपकी पॉपुलेशन है आपने उस पॉपुलेशन को बेस्ड ऑन देयर नेचर, बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज आपने उसे बांटा जो आपने बांटा और फिर आप सैम्पलिंग करोगे। तो ये जो डिवीजन का प्रोसेस होता है बच्चों इसे कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। वन थिंग। सेकेंड चीज है जिन सब यूनिट्स में आपने बांटा है जैसे एवरेज, इंटेलिजेंट, बिलो एवरेज एंड ना पढ़ने वाले बच्चे, इसको कहा जाएगा बच्चों स्ट्रेटम। और हर एक की जो इंडिविजुअल यूनिट है, इंटेलिजेंट में 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों को क्या कहा जाएगा बच्चों स्ट्रेटा। जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे स्ट्रेटा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल हम और समझते हैं जो हमारे ऑडिट से रिलेटेड है। हमने कहा लेट से आप रेवेन्यू का ऑडिट करने गए, रेवेन्यू में आपके पास लेट से 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। इस एग्जाम्पल को प्लीज बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि आगे चैप्टर में ये एग्जाम्पल बहुत जगह आपको हेल्प देगा और बहुत सारे कंसेप्ट यहीं से एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। आप रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो है आपका 10,000। तो ये जो 10,000 करोड़ जिसका आपको ऑडिट करना है दिस विल बी कॉल्ड बच्चों पॉपुलेशन। हमें इसमें से लेट से 100 सैंपल्स निकालने हैं। 100 कैसे निकला वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सैंपल साइज कैसे निकलता है। अभी आप मान के चलो 100 सैंपल्स निकालने हैं। अब बच्चों एक तरीका तो है कि इसमें से डायरेक्ट आप 100 कोई भी सिलेक्ट कर लो, रैंडमली सिलेक्ट कर लो, जजमेंटल सिलेक्ट कर लो, अलग अलग तरीके की मेथोडोलॉजी है जो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। एक तरीका तो है कि आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों कि अलग अलग, जैसे हमारे क्लास में अलग अलग नेचर के बच्चे हैं, अब किसी भी तरीके का बच्चा पिक हो सकता है, कोई भी सैंपल आ सकता है। इंस्टीड ऑफ दैट हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं रेवेन्यू का नेचर स्टडी करो, रेवेन्यू किस चीज से बना है, कैसे बना है रेवेन्यू की
अंडरस्टैंडिंग लो। जब आपने रेवेन्यू की अंडरस्टैंडिंग ली तो आपको पता लगा कि हमारा जो क्लाइंट है ये एक ट्रेडिंग क्लाइंट है और मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है। मतलब ये कुछ ट्रेडिंग का काम करता है और ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। इसका नेचर क्या है? इसने कहा ये कॉटन को ट्रेडिंग करता है, कॉटन को से परचेज करता है, सेल करता है। ग्रेन्स जैसे वीट, मेज, बाजरा, इन्हें परचेज करता है, सेल करता है। कॉफी को परचेज करता है, सेल करता है। शुगर को परचेज करता है, सेल करता है। और ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑयल जैसे सोया ऑयल हो गया, जैसे रिफाइंड जो हम घर पे यूज करते हैं वो ऑयल हो गया, या हेयर ऑयल हो गए। तो अलग अलग तरीके के ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करता है। सीड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसे सेल करते हैं। तो आपके क्लाइंट का बाइफर्केशन क्या आया? आपने कहा ये कॉटन में ट्रेडिंग करता है 4000 करोड़, ग्रेन्स में करता है 1000 करोड़, कॉफी में करता है 1000 करोड़, शुगर में करता है 1000 करोड़ और ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करता है 3000 करोड़। तो बच्चों ये जो चीजें हैं दिस इज कॉल्ड सब पॉपुलेशन, और दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो क्या? स्ट्रेटम। कॉटन इज अ स्ट्रेटम, ग्रेन्स इज अ स्ट्रेटम, कॉफी इज अ स्ट्रेटम, शुगर एंड ऑयल इज अ स्ट्रेटम। आपने क्या कहा? 10,000 करोड़ इज माई पॉपुलेशन। इसके अंदर ये जो इंडिविजुअल लाइन आइटम्स हैं दिस इज कॉल्ड सब पॉपुलेशन। सब पॉपुलेशन, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट एज स्ट्रेटम। हम इसे क्या कह सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बच्चों स्ट्रेटम। तो पॉपुलेशन हो गया, सब पॉपुलेशन हो गया। आपने अपनी पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में, इनको कहा आपने स्ट्रेटम। अब कॉटन के अंदर जितने इनवॉइसेस होंगे बच्चों, ग्रेन्स में जितने इनवॉइसेस होंगे, कॉफी में जितने इनवॉइसेस होंगे, शुगर में जितने इनवॉइसेस वगैरह होंगे, उसको क्या कहा जाएगा? स्टेटा, विच इज द इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने क्या समझा कि सर 10,000 करोड़ इज माई टोटल पॉपुलेशन, रेवेन्यू मेरा टोटल पॉपुलेशन हो गया। रेवेन्यू में जो हमने 5 पार्ट किए हैं इसको हमने बोला सब पॉपुलेशन, और दूसरे वर्ड में स्टेटम। ये हमने 5 पार्ट कैसे किए हैं? बेस्ड ऑन देयर सेम कैरेक्टरिस्टिक। कॉटन में सेम टाइप का कॉटन सेल होगा, ग्रेन में ग्रेन सेल होगा। कॉटन एंड ग्रेन अलग अलग नेचर की आइटम होगी। कॉटन में सारे सेम तरीके की आइटम होंगी, इसीलिए हमने कहा हमने इसको किस नेचर पे बांटा? सेम कैरेक्टरिस्टिक पे। एक स्ट्रेटम में सिमिलर नेचर की आइटम्स होती है। और कॉटन के अंदर इंडिविजुअल जो इनवॉइसेस होंगे उसको क्या कहा गया बच्चों? स्टेटा। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आप पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में बांटते हैं, मीन स्ट्रेटम में बांटते हैं, उसको कहा जाता है बच्चों स्ट्रेटिफिकेशन। इतनी चीज समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। अब बच्चों स्ट्रेटिफिकेशन से क्या निकला? अब हमने कहा देखो, हमने कहा हमें 100 सैंपल निकालने हैं। एक तरीका था हम 100 के 100 सैंपल यहां से निकाल लें। दूसरा तरीका हमने कहा देखो टोटल टर्नओवर 1000 है, इनका टर्नओवर 40% है 4000, तो हम यहाँ पे 40 सैंपल्स निकालते हैं। यहाँ पे 10 निकालते हैं, यहाँ पे 10 निकालते हैं, यहाँ पे 10 निकालते हैं, यहाँ पे 30 निकालते हैं। तो टोटल सैंपल्स कितने हो जाएंगे? 100। दिस इज, आपने क्या किया? प्रोपोर्शनेट कर दिया बेस्ड ऑन द टर्नओवर। ठीक है बच्चों, तो आपने जहां पे एक जगह आप 100 सैंपल्स पूरे निकालने वाले थे, आपने 100 सैंपल्स ऐसे नहीं निकाले, आपने हर एक स्ट्रेटम में से सैंपल निकाले। कॉटन में से 40 सैंपल निकाले, ग्रेन्स में से 10 सैंपल निकाले, कॉफी में से 10 निकाले, शुगर में से 10 निकाले, ऑयल में से 30 निकाले। दिस इज सैंपलिंग आउट ऑफ स्ट्रेटम, कि आप स्ट्रेटम में से सैंपलिंग कर रहे हो। तो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है बच्चों? आप पहले उस पॉपुलेशन को बांटते हो, फिर जो आप सैंपलिंग करते हो किससे करते हो? स्ट्रेटम से करते हो। इससे क्या होता है बच्चों? आपकी वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? कॉफी का बच्चों नेचर अलग है, ग्रेन्स का नेचर अलग है, कॉटन का नेचर अलग है। प्लस हमने कहा कॉटन लोकल सेल होता है, ग्रेन्स लोकल सेल होता है, कॉफी एक्सपोर्ट है, शुगर एक्सपोर्ट है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से एक्सपोर्ट है। तो सबका ना नेचर अलग है, सबके प्राइस मार्जिन अलग होंगे। एक्सपोर्ट में मुझे गेन कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि मुझे लोअर प्राइस पे बेचना होता है। लोकल में भी हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट में भी वैसे तो जनरली कम होता है बट ज्यादा भी हो सकता है। तो कंपनी की प्राइसिंग अलग अलग होगी, मार्जिन अलग होंगे, अलग तरीके के कस्टमर होंगे, तो रिस्क अलग अलग तरीके का होता है। इसीलिए जब आप स्ट्रेटम में डिवाइड करते हैं तो आपका रिस्क क्या हो जाता है बच्चों? आपका रिस्क कम हो जाता है। इट रिड्यूसेस द वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी हर एक का नेचर अलग है, हर एक की रिस्क अलग है, मार्जिन अलग है, अलग तरीके की गवर्नमेंट उसे टेक केयर कर रही है। तो उन सब चीजों को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम स्ट्रेटम में उसे डिवाइड करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें आप
स्ट्रेटम में से सैंपल निकाल रहे हैं, दिस इज स्ट्रेटिफिकेशन। इतनी चीज समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। चलिए बच्चों एक बार रीड करते हैं। हमने क्या कहा बच्चों? स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? डिवाइडिंग ए पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन विच हैव आइडेंटिफिकल कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। ईच सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे? स्ट्रेटम। एंड यूनिट्स अंडर दो सब पॉपुलेशन आर रेफर टू एज स्ट्रेटा। ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम। क्योंकि सबका नेचर अलग है, इसीलिए आप हर अलग नेचर को अलग तरीके से चेक कर पाए, उनकी सैंपलिंग अलग कर पाए। अब एक छोटी सी बात सोचो, यहाँ पर अगर आप 100 सैंपल्स निकालते हो रैंडम पे, लेट से ग्रेन्स के आ जाते हैं 40 सैंपल, कॉटन के आते सिर्फ 10 सैंपल, क्या वो ठीक होता? क्यों? क्योंकि ग्रेन्स की वैल्यू ज्यादा है। अब आप जब कंबाइन करके निकाल लो तो आपका रिस्क ये भी रहता है, तो इसीलिए आपने क्या किया? उसको अलग कर दिया, स्ट्रेटा बना दिया, उस स्ट्रेटा से सैंपल निकाले हैं। तो इससे क्या हुआ बच्चों? आपकी एक तो वेरिएबिलिटी कम हो गई, बेटर सैंपलिंग हो जाती है, रिजल्ट आप अच्छे निकाल सकते हैं। वेरिएबिलिटी कैसे कम हुई? हर एक का अपना रिस्क अलग है, अलग तरीके की प्राइस मार्जिन है, अलग तरीके का कस्टमर है, तो सबके रिस्क अलग है। तो उस रिस्क को टेक केयर करने के लिए आपने उसे किस में डिवाइड किया? स्ट्रेटम में डिवाइड किया। The objective of stratification is to reduce the variability within each stratum and therefore allow sample size to be reduced without increasing the sample risk. क्यों? जब आपको पता है कि आपकी वेरिएबिलिटी है तो आप अच्छे सैंपल्स निकालोगे। अच्छे सैंपल्स आपने कैसे निकाले बच्चों? आपने जब स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया तो आपने अपना रिस्क कम करने के लिए, रिस्क कम करने का हर एक का अपना अलग रिस्क है, तो हर एक की अपनी एक अलग तरीके से सैंपलिंग कर सकते हो। उससे आपका ऑडिट प्रोसीजर इंप्रूव हो जाएगा, सैंपलिंग रिस्क आपका कम हो जाएगा या फिर उतना ही रहेगा, और आपके सैंपल साइज भी मिनिमम निकलेंगे। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है बच्चों, हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों। अभी तक आप लोगों ने समझा था स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है। अब हम ये समझते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की हेल्प से आप किस तरीके से मिसस्टेटमेंट निकालते हैं, स्टेटास से मिसस्टेटमेंट कैसे आप पता लगाते हैं कि हाँ पॉपुलेशन में कितनी गड़बड़ होगी, ये सारी चीजें आप कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, हमने कहा बच्चों जो हमने एग्जांपल लिया था हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कहा कॉटन का टर्नओवर इज 4000 करोड़, ग्रेन्स 1000, कॉफी 1000, शुगर 1000, ऑयल 3000, तो हो गया 10,000 करोड़। आपको टोटल 100 सैंपल्स निकालने थे। आपने कहा लेट से 4, 40, 10, 10, 10, 30। ये जरूरी नहीं है इसी रेशो में हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करो यहाँ पे 20 सैंपल, यहाँ पे 10, 10, 10 सैंपल, यहाँ पे 50 सैंपल्स आप डिसाइड कर सकते हो, तो वो आपकी कॉल है, डेट इज ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। आपने कहा सैंपल आपने ये सिलेक्ट किया, सैंपल की जो वैल्यू है, ये जो आपने 40 सैंपल सिलेक्ट किए उसकी वैल्यू है 400 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़ हो गए टोटल। हमने नंबर्स थोड़े राउंड ऑफ करके लिए हैं ताकि आपको आराम से समझ आ सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 40 की वैल्यू 400 ही आएगी, इट कैन बी 380, 330, इट कैन बी 20 ऑल्सो, कैन बी एनीवेयर। तो पहले आपने कहा टर्नओवर ये है, ये सैंपल है, ये सैंपल वैल्यू आपने निकाली। आपने कहा आपने जो सैंपल चेक किए हैं उस सैंपल के अंदर 400 में 10 करोड़ की एरर है। अब बच्चों एरर कुछ भी हो सकता है, सेल इनवॉइस गलत बुक हुआ हो, 2 बार बुक हुआ हो, गलत अमाउंट डली हुई हो, एरर कैन बी एनीथिंग। आपने कहा 400 में 10 करोड़ की एरर है, 100 में 1 की एरर है, 100 में 2 की एरर है, इस 100 में 1 की है और इस 300 में है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 400 में 400 के सैंपल में 10 की एरर है, तो आपके 4000 की स्ट्रेटम में कितने की एरर होगी? तो क्या आप मुझे ये बोल सकते हैं सर 10 की एरर 400 में है तो 4000 में हमारी एरर कितने की आ जाएगी? 100 की। कह सकता हूं बच्चों। सिमिलरली ग्रेन्स में हमने कहा 100 में 1 की एरर है तो 1000 में 10 की एरर हो सकती है। अकॉर्डिंगली बच्चों हमने कंप्यूट किया, तो कैन वी से इस सैंपल से, ये जो सैंपल है जैसे 100 का सैंपल है, इसमें आपने 1 की एरर निकाली, तो इससे आपने उस स्ट्रेटम की पूरी वैल्यू पे आपने प्रोजेक्ट करके निकाल दिया कितनी एरर होगी।
100 पे अगर 1 की एरर है तो 1000 पे 10 की एरर हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ जी सर, हो सकती है। तो आपने क्या किया, आपने पहले स्टेप नंबर 1 में स्टेटम के ऊपर निकाला कि कितनी प्रॉब्लम होगी। और अगर मैं बात करूं एंटायर पॉपुलेशन पे, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि हमारी टोटल एरर कितने की एक्सपेक्टेड है? 190 करोड़ की एरर एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ 10,000 करोड़। ये कैसे निकाला? आपने सारे स्टेटम की एरर को जोड़ दिया। अगर हम ये बोले तो आपने क्या किया, आपने जो डिविजन्स किए पहले उस डिवीजन लेवल पे निकाला कि डिवीजन लेवल पे कितना एरर है। किस पे निकाला? डिवीजन लेवल पे निकाला, स्टेटम लेवल पे निकाला। फिर आपने सारे स्टेटा जोड़ दिए ताकि टोटल पॉपुलेशन का एरर निकाल सके। कैसे किया आपने? आपने पहले 1000 पे एरर निकाली, 4000 पे निकाली, फिर जब आपने इन सबको जोड़ दिया तो आपको पता लग गया टोटल पॉपुलेशन पे कितनी एरर है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होता है 1 से 10 पे जाने का, 10 से 100 का, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि हाँ जी 100 पे इतना एरर है तो 1000 पे कितना होगा। तो स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, पहले आप स्टेटा बनाते हो, स्टेटा में से आप सैंपल निकालते हो, सैंपल आप चेक करते हो, उस सैंपल में आप एरर निकालते हो, उस सैंपल की एरर के बेसिस पे आप पूरे स्टेटम की एरर निकालते हो और लास्ट में सारे स्टेटम को जोड़ते हो तो पॉपुलेशन की एरर पता लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार रीड करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड ऑन अ सैंपल आइटम विद इन अ स्टेटम मीन्स जो आपने एक स्टेटम चेक किया है उसमें जो सैंपल चेक किया है उसमें जो रिजल्ट आया, मतलब कितनी मिसस्टेटमेंट मिली है, कितनी गड़बड़ मिली है, कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम्स दैट मेक अप द स्टेटम। मीन्स एक स्टेटम के सैंपल से, मीन्स आपने क्या किया 100 की पे 1 की एरर है तो इसका मतलब है कि इस 1000 में 10 की एरर होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि इस 4000 में कितने की एरर होगी, क्योंकि ये स्टेटा की इस स्टेटम की एरर नहीं है। ये इस 1 के बेसिस पे आप सिर्फ ग्रेन की एरर बता सकते हो, कॉफी के बेसिस पे सिर्फ आप कॉफी की एरर बता सकते हो, किसी दूसरे स्टेटम की एरर नहीं बता सकते। शुगर के बेसिस पे आप सिर्फ शुगर की एरर बता सकते हो। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पे लिखा है कि एक स्टेटम में जो आपने सैंपल चेक किया है उसके बेसिस पे आप उस स्टेटम की एरर बता सकते हो। और फिर दूसरी चीज हमने क्या बोली थी, जब हम सारे स्टेटम की एरर को प्रोजेक्ट कर लेंगे और उन्हें जोड़ेंगे तो हम किसकी एरर बता देंगे? सर पॉपुलेशन की। तो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ ईच स्टेटम विल बी कंबाइंड टुगेदर टू कंसिडर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट देखने के लिए अकाउंट बैलेंस मतलब जैसे हम रेवेन्यू का एग्जांपल ले रहे थे, तो रेवेन्यू में टोटल कितनी प्रॉब्लम है, उसका कितना है कि कितने चांस एरर के होने के चांसेस हैं, कितनी अमाउंट की एरर हो सकती है। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट कैसे निकाला जाएगा? बाय कंबाइनिंग टुगेदर ऑल द स्टेटम। सारे स्टेटम को जब आप जोड़ देंगे तो आप उस पॉपुलेशन की एरर निकाल सकते हो। जैसे हमारे केस में क्या था, जब आपने इन सब की एरर्स निकाल ली 10, 1, 2, 100, 10, 20, 10, 50, जब आपने सारा निकाल लिया और जब आपने इन सबको जोड़ा तो आपको पूरी पॉपुलेशन की एरर मिल गई। तो बच्चों अगर हम अब इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन या फिर स्ट्रेटा में बांटते हो। किस तरीके से बांटते हो? सर वो उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बांटा जाएगा एंड जो आपका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पे एक आइटम बटी है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटम। और उसकी यूनिट को क्या कहा जाएगा? सर स्टेटा। इससे क्या होता है सर? इससे वो हमारा जो वेरिएबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तीसरी चीज बच्चों कि इसकी जो एरर आपने एक स्टेटम में चेक करी है, उसके सैंपल में चेक करी है, तो क्या वो पॉपुलेशन पे कैसे लेकर आओगे? सर पहले हम उस स्टेटम का एरर निकालेंगे पूरा, और जब हमें उस सारे स्टेटम का एरर मिल जाएंगे तो उन सबको जोड़ के हम क्या बताएंगे कि पॉपुलेशन में कितनी एरर है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। हम लोगों ने अभी तक स्ट्रैटिफिकेशन समझा है कि स्ट्रैटिफिकेशन एक तरीका है सैंपल डिजाइनिंग का, दूसरा तरीका है बच्चों वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। ये क्या होता है ये समझते हैं। When performing test of detail मतलब जब आप अकाउंट बैलेंसेस चेक करते हैं, जब आप सैम्पलिंग करते हैं, उसके लिए it may be efficient to identify sampling unit as the individual monetary unit that make up the population।
इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट्स मींस एक पॉपुलेशन में, जैसे रेवेन्यू है, अब रेवेन्यू हमने क्या कहा, रेवेन्यू है, रेवेन्यू में 10,000 करोड़ का टर्नओवर है फॉर एग्जांपल, लेट से इसके अंदर 1 करोड़ इनवॉइसेस है, ठीक है, तो ईच इनवॉइस हमने कहा फॉर एग्जांपल हर इनवॉइस आपका 10,000 रुपए का है फॉर एग्जांपल, तो ईच इनवॉइस विल बी अ सैम्पल। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कहता है कि जो आपकी एंटायर पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन में जो आपका एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट विल बी क्लासिफाइड एज अ सैम्पलिंग यूनिट। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या था सर, स्ट्रेटिफिकेशन में पहले हमें उसे स्ट्रेटम में बांटना था, फिर हर स्ट्रेटम के अंदर से जाके हमें सैंपल निकालना था। तो स्ट्रेटम की जो स्ट्रेटा होता है, जो उसका इंडिविजुअल सब यूनिट था, वो सैम्पलिंग यूनिट हो गया। वेयरएज जब वैल्यू वेटेड सिलेक्शन की बात करोगे तो एंटायर आइटम इज योर सैम्पलिंग यूनिट और आप उसमें से सिलेक्शन करते हो। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, हमने क्या कहा, when performing test of detail it may be efficient to identify sampling unit as the individual monetary unit। individual monetary unit मतलब एक इनवॉइस जो भी है, चाहे वो 5,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, सैम्पलिंग यूनिट, और आप उसमें से सिलेक्शन कर। इन वैल्यू वेटेड सिलेक्शन the sample size, its selection and evaluation will result in a conclusion in monetary amount। वैल्यू वेटेड में क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको किस में कंक्लूड करने में हेल्प करेगा, मॉनेटरी अमाउंट के लॉस या गेन में कंक्लूड करने में हेल्प करता है। जैसे आपने कहा लेट से आपने 25 इनवॉइसेस देखे हैं, उस इनवॉइसेस की वैल्यू है आपकी 100 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपको 1 करोड़ की एरर मिली है, तो इससे आप क्या बोलोगे, 100 करोड़ की वैल्यू पे 1 करोड़ की एरर है, तो 10,000 करोड़ में कितने की एरर हो सकती है सर, 100 करोड़ की एरर हो सकती है। तो आपने मॉनेटरी टर्म्स में कंक्लूड किया। तो वैल्यू वेटेड में क्या हुआ, क्योंकि आपका इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम है जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप अपना रिजल्ट मॉनेटरी टर्म्स में कंप्यूट कर सकते हो। इन वैल्यू वेटेड सिलेक्शन द सैंपल साइज, इट्स सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन विल रिजल्ट इन अ कंक्लूजन इन अ मॉनेटरी अमाउंट्स। इतनी बात समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। सर हमें ये तो समझ आ गया कि वैल्यू वेटेड के अंदर जो सैम्पलिंग यूनिट होती है वो इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम होती है, मीन जहाँ जहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है वो सारी होगी, तो ऑब्वियसली उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी मॉनेटरी टर्म्स में आएगा। मैंने कहा हाँ जी बच्चों। तो सर इसमें हम सैंपल सिलेक्ट करते कैसे हैं? बच्चों आपका क्वेश्चन अच्छा है। वैसे तो बच्चों हम सैंपल सिलेक्शन आगे समझेंगे, बट अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में आप किस तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हो। आपने कहा बच्चों आपकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 की है, लेट्स से 1000 रुपीज है, आपको 5 सैंपल निकालने हैं, ठीक है। तो आपने कहा मुझे हर 200 के सैंपल पे, हर 200 का जहां इंटरवल आएगा मुझे वहां एक सैंपल चाहिए। अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो 1000 की पॉपुलेशन है, हमने कहा डिवाइडेड बाय 5 करो 200, हर 200 के इंटरवल पे एक आइटम उठा लो। आपने कहा ये आपकी पॉपुलेशन 1 2 3 4 5 6 10 11 एंड सो ऑन। आप इसके पहले कॉम्युलेटिव आइटम निकालो, 20 120 210 260 कॉम्युलेटिव आइटम हम लोगों ने सबने पढ़ी। हमने कहा हम पहला नंबर लेट से रैंडमली सिलेक्ट करते, पहला हमने 20 सिलेक्ट किया, 20 प्लस 200 220, तो पहली आइटम हो गई 20, दूसरी 220, 220 किस रेंज में आएगी, इस रेंज में, तो हमने कहा ये आइटम ले लो आप। फिर 220 प्लस 200 420 होता है, 420 यहाँ आएगा, हमने कहा ये आइटम ले लो सैंपल। 420 प्लस 200 620, 620 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पर, हमने कहा 300 ले लो आप सैंपल में, 760 पे इन दोनों के बीच में आएगा, तो हमने कहा 300 ले लो सैंपल में। फिर आपने कहा 620 प्लस 200 इज 820, 820 कहाँ आ रहा है बच्चों, 810 और 910 के बीच में, तो आपने 100 का सैंपल ले लिया। तो आपने ये आइटम सिलेक्ट कर ली। टोटल आइटम कितनी सिलेक्ट कर ली आपने, 670। तो ये जो सैंपल्स आपने सिलेक्ट किए हैं, दिस इज अ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, और इससे प्रोजेक्शन क्या होगी, आपने कहा 670 में हमें 10% एरर मिली है विच इज 67, तो अगर हमें 1000 पे एरर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे सर, 670 पे 10% पे है, तो 1000 पे अगर 10% ले तो 100 में एरर होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में क्या किया, आपने मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर सैंपल निकाले। पहले तो आपने ईच इंडिविजुअल आइटम को आपने मॉनेटरी सैम्पलिंग आइटम लिया और आपने सैम्पलिंग ली जिससे आपकी हायर वैल्यूज की आइटम सिलेक्ट हो सके। अगर आप देखो यहाँ पे तो हायर वैल्यूज की आइटम सिलेक्ट हो गई 50 200 300। तो
हायर वैल्यू के आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो, ताकि अब इससे क्या होगा, आपने 1000 में से 670 चेक कर लिया तो यू हैव अ रीजनेबल कंफर्ट कि आपने ज्यादा चेक कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार रीड करते हैं। वन बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच टू डिफाइनिंग सैम्पलिंग यूनिट इज दैट ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टू द कौन सी वैल्यू आइटम, लार्ज वैल्यू आइटम। जैसे हमारे सैंपल में भी लार्ज वैल्यू आइटम आई थी, बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि उनके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एंड कैन रिजल्ट इन स्मॉलर सैंपल साइजेस। अभी तो बच्चों जैसे हमने बोला था 5 सैंपल सिलेक्ट करने, बट अगर आप यहाँ पे बोलते कि हमें 500 की वैल्यू के सैंपल लेने हैं, तो आप क्या बोलते, ये 300 ले लो, ये 200 ले लो, 500 हो गया पूरा, तो आपका सैंपल साइज छोटा हो जाता, सिर्फ 2 में ही आपका काम बन जाता। करेक्ट? हाँ जी सर। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, लार्ज वैल्यू आइटम सिलेक्ट होती है तो सैंपल साइज रिड्यूस हो सकता है। अब बड़ी आइटम अगर आप चेक कर लोगे ना, तो छोटी में अगर छोटी मोटी एरर हो भी गई तो आप उसे इग्नोर मार के बढ़ सकते हो, वो आपकी मटेरियलिटी से कम होगी। दिस अप्रोच मे बी यूज इन कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब साथ में, विद द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन एंड इज द मोस्ट एफिशिएंट व्हेन सिलेक्टिंग यूजिंग रैंडम सैंपल। और ये वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड है जब आप रैंडमली सैंपल निकाल रहे हो। सो बच्चों, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन बहुत इफेक्टिव मेथड होता है जब आप सैंपल्स निकाल रहे हो, प्लस सिस्टमेटिक मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या होता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अभी अपना टॉपिक है सैंपल साइज। हम लोगों ने सैंपल डिजाइन पहले समझा है, सैंपलिंग रिस्क पहले समझा है। अब हम देखते हैं कि सैंपल साइज क्या होता है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सैंपल साइज का बच्चों बेसिकली मीनिंग होता है सैंपल का साइज, कि जो आपको सैंपल चेक करना है उसका साइज कितना है, मींस कितने नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स आपको चेक करने हैं, मींस कितने सैंपल्स चेक कर, 5 सैंपल चेक करने हैं, 10 सैंपल चेक करने हैं, 20 सैंपल चेक करने हैं, 25 सैंपल चेक करने हैं, आपको कितने सैंपल चेक करने हैं, वो होता है बच्चों सैंपल साइज। वो किस पे डिपेंड करता है वो चलिए समझते हैं। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन अ सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। हम लोगों ने सैंपलिंग रिस्क का मीनिंग पहले समझा है। तो ऑडिटर को सैंपल्स उतने सिलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि उसका सैंपलिंग रिस्क क्या रहे बच्चों, मिनिमम रहे, कम से कम रहे, उसका रिस्क ज्यादा ना हो पाए, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे रहे। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हमारा सैंपलिंग रिस्क लो होता है, हमें कम से कम रिस्क हमें एक्सेप्टेबल है, तो हमारा सैंपल साइज क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। वेयरएज अगर हमारा सैंपलिंग रिस्क हाई होता है, हमें ज्यादा वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें सैंपल साइज क्या रखना होता है, हम कम रख सकते हैं। तो हमने क्या कहा बच्चों, द लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू टेक, जितना कम रिस्क होगा उतना ही ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, चलो बच्चों अब आगे एक बार समझते हैं कि हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की सैंपल्स किस पे डिपेंड करते हैं और हमारे टेस्ट ऑफ डिटेल्स के सैंपल्स किस पे डिपेंड करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए जो हम टीओसी के सैंपल्स निकालते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि सैंपलिंग दोनों में होती है, टीओसी में भी होती है और टीओडी में भी होती है। तो अगर हमें कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलायंस करना है, मींस हमें कंट्रोल पे रिलायंस लेना है, कंफर्ट लेना है और ज्यादा कंफर्ट लेना है ताकि हम अपने सब्सटेंशियल प्रोसीजर कम कर सके, तो बच्चों हमें मोर टीओसी करना पड़ेगा, मींस हमें ज्यादा सैंपल चेक करने पड़ेंगे ताकि हमें ज्यादा कंफर्ट आ सके। ठीक है बच्चों? दूसरा है इंक्रीज इन टॉलरेबल एरर, और टीओसी के केस में हम क्या कहते हैं बच्चों, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ऑल्सो। तो अगर हमारी टॉलरेबल एरर ज्यादा है, हमने पहले भी कहा है कि अगर ऑडिटर ने जो बेंचमार्क सेट किया वो हायर सेट कर रखा है, तो हमारे सैंपल्स क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। हमारे टॉलरेबल एरर, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन अगर बच्चों हमारा ज्यादा होता है, मींस ऑडिटर ज्यादा एरर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो हमारा सैंपल साइज क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें कम रिस्क है उस केस में। दूसरा, अगर इंक्रीज इन रेट ऑफ डेविएशन, मिसमैच या एरर्स, मतलब जब हमने सैंपल चेक किया तो हमें उसमें गलतियां, गड़बड़े, डेविएशन ज्यादा मिले, मींस हमने देखा कि कंट्रोल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो हमारा रिस्क बढ़ गया। अब रिस्क बढ़ गया तो आपको उसे मिटिगेट करने के लिए क्या करना होगा, सर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, हमें ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा बच्चों, हमारा सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर टॉलरेबल एरर इंक्रीज हुआ तो आपका सैंपल साइज रिड्यूस हो गया। हाउएवर अगर गलतियां, डेविएशंस, एरर्स इंक्रीज हो गई तो आपका सैंपल साइज क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अगर हम
एश्योरेंस ज़्यादा चाहते हैं, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एश्योरेंस, हमें ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, हमें चाहिए कि हाँ हमारा रिस्क कम से कम हो। तो बच्चों जब रिस्क कम करना होता है, एश्योरेंस ज़्यादा लेनी होती है, तो आपको कम चेक करना होगा ज़्यादा? सर हमें ज़्यादा चेक करना होगा। ज़्यादा चेक करना होगा तो आपका सैंपल साइज बच्चों बढ़ेगा कम होएगा? सर हमारा सैंपल साइज बढ़ जाएगा। इसके अलावा लास्ट चीज बच्चों, जो स्मॉल पॉपुलेशंस होती है, मतलब जहाँ पे गिनी चुनी आइटम्स है, लिमिटेड आइटम्स है, क्या हमें वहाँ पे भी सैम्पलिंग करना अच्छा रहेगा? तो हम कहेंगे नहीं सर, वहाँ पे सैम्पलिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे आपने कहा आपकी कंपनी के पास फिक्स एसेट है, उन्होंने 10 करोड़ रुपीस का फिक्स एसेट सेल किया है और उन्होंने टोटल 5 इनवॉइसेज इशू किए हैं जिससे वो 10 करोड़ रुपीस का फिक्स एसेट सेल हुआ है। तो क्या आप उस 5 इनवॉइसेज में सैम्पलिंग करोगे और सिर्फ एक इनवॉइस चेक करोगे? नहीं सर, टोटल 5 ही तो इनवॉइस है, हम 5 के 5 इनवॉइस चेक कर लेंगे। मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज कम, जहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स कम है, तो वहाँ पे क्या सैम्पलिंग इफेक्टिव है? नहीं सर, वहाँ पे तो हम एंटायर पॉपुलेशन चेक करके भी क्लोज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आपको कंट्रोल पे ज़्यादा रिलायंस लेना है तो आपको ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, ये सैंपल साइज बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आपका टॉलरेबल एरर बढ़ जाता है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ जाता है, तो मतलब आप ज़्यादा रिस्क को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो आपका सैंपल साइज कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका रेट ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, आपके मिसमैचेस एरर्स ज़्यादा है, तो मतलब आपको कंफर्ट नहीं आ रहा, आपका रिस्क ज़्यादा है। तो जब रिस्क ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सर हमें सैंपल बढ़ाना पड़ता है। जब हमें लेवल ऑफ एश्योरेंस ज़्यादा चाहिए, जब हमें ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, मीन्स हमें रिस्क कम से कम लेना है, तो जब हम रिस्क कम लेना चाहते हैं तो हमें सैंपल साइज बढ़ाना है या कम करना है? सर जब रिस्क हमें कम लेना है तो हमें सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। एंड लास्ट इज बच्चों, जब स्मॉल पॉपुलेशन होती है तो सैम्पलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। चलिए बच्चों एक बार रीड कर लेते हैं इसे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, the greater the reliance the auditor places on operating effectiveness of control, means कंट्रोल ठीक है, सही काम कर रहे हैं, इस पे ज्यादा रिलायंस करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा बच्चों? सर हमें ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। जब ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी तो बच्चों क्या होगा? सर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा चेकिंग मतलब ज्यादा काम, मतलब ज्यादा सैंपल। द ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर को ज्यादा टीओसी करना पड़ेगा, मीन्स सैंपल साइज क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, हमने पहले समझा है कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन जितना ऑडिटर एब्जॉर्ब कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ जी इतनी एरर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो बढ़ जाएगा मीन्स ऑडिटर ज्यादा एरर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ज्यादा एरर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो काम क्या करेगा? सर वो काम कम करेगा, काम कम करेगा तो उसे सैंपल का साइज क्या होगा उसका? सर रिड्यूस हो जाएगा। वेयरएज अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कम हो जाए उसका, मीन्स उसकी एक्सेप्टेबल लेवल कम है, मीन्स उसका रिस्क अब बढ़ गया है। जब रिस्क बढ़ गया है तो उसे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, जब ज्यादा चेकिंग करेगा तो बच्चों सैंपल साइज बढ़ जाएगा। देन स्मॉलर सैंपल साइज विल रिड्यूस, वेयरएज जब लोअर होगा तो लार्जर द सैंपल साइज विल बी नीडेड। ठीक है बच्चों, टॉलरेबल एरर क्या होता है? टॉलरेबल एरर इज द मैक्सिमम एरर इन द पॉपुलेशन दैट द ऑडिटर इज रेडी टू एक्सेप्ट इन अ गिवन सैंपल साइज। स्मॉलर द टॉलरेबल एरर, लार्जर विल बी द सैंपल साइज। ये बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, जब डेविएशंस बढ़ गई, मिसमैचेस बढ़ गए, गड़बड़े बढ़ गई, जब आपने देखा कि कंट्रोल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहा है, आपने लेट से 25 सैंपल चेक किया और उसमें 15 सैंपल्स में प्रॉब्लम है, 60% में प्रॉब्लम है, तो आपका रिस्क क्या होगा बच्चों? सर रिस्क ज्यादा होगा। जब रिस्क ज्यादा होगा तो आपको कंफर्ट लेने के लिए क्या करना है? सर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना है तो सैंपल्स क्या होंगे बच्चों? सर हमारे सैंपल्स बढ़ जाएंगे। ऑफ द पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड देन द सैंपल साइज विल इंक्रीज एज हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन टेक द सैंपल, लार्जर सैंपल साइज इज नीडेड। क्यों चाहिए होता है? ताकि आपको कंफर्ट हो सके, आपका सैम्पलिंग रिस्क कम हो सके, सो दैट द ऑडिटर इज इन अ पोजीशन टू मेक अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन, ताकि ऑडिटर क्या कर सके? एक रीजनेबल एस्टिमेट ले सके, अपने रिस्क को कम से कम रख सके, ज्यादा रिस्क को ना बढ़ाए। एंड इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑडिटर को जो एश्योरेंस चाहिए, जो कंफर्ट चाहिए, वो उसे बढ़ाना है, मींस उसे रिस्क को कम करना है, ज्यादा कंफर्ट लेना है। जब उसे ज्यादा कंफर्ट लेना है बच्चों तो उसको काम ज्यादा करना होगा, कम? सर उसे काम ज्यादा करना होगा। जब उसे काम ज्यादा करना है बच्चों तो क्या उसका सैंपल साइज बढ़ेगा या कम होगा? सर उसका सैंपल साइज बढ़ जाएगा। तो अगर उसे इंक्रीज करना है लेवल ऑफ एश्योरेंस को,
तो उसको सैंपल साइज को क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है। लास्ट पॉइंट बच्चों, हमने कहा था सैम्पलिंग लार्ज पॉपुलेशन के लिए अच्छी है, स्मॉल के लिए अच्छी है। सर स्मॉल के लिए इतनी अच्छी नहीं है, वहां तो हम एंटायर पॉपुलेशन भी चेक कर सकते हैं, पर जहां लार्ज पॉपुलेशन होती है, जहां पे नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत सारे हैं, वहां पे सैम्पलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सैम्पलिंग की वजह से हमें कंफर्ट ज़्यादा आता है। इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, actual size of population has little effect on the sample size. However, audit sampling may not be efficient as alternative means of obtaining sufficient appropriate audit evidences. Small population के लिए audit sampling इतना अच्छा नहीं होता है। और जो पहली लाइन कह रहा है बच्चों लार्ज पॉपुलेशन, अब लार्ज पॉपुलेशन लेट से आपके 1 लाख इनवॉइस और आपको सिर्फ 25 सैंपल्स ही चेक कर, तो अब ये 1 लाख के अगर हम 1,20,000 भी कर देंगे तो भी हमारे सैंपल साइज पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा 25 का 26 सैंपल हो जाएगा, 27 हो जाएगा, हमारे सैंपल इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। तो यही लिखा है द एक्चुअल साइज ऑफ पॉपुलेशन हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द सैंपल साइज, therefore there will be negligible effect on sample size due to increase in the sampling unit in the population. क्यों? क्योंकि हमें लेट से 25 सैंपल ही चेक करना है। अब 1 लाख का मैं 1,20,000 भी कर दूं तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा, मेरे सैंपल्स में इतना इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो नेट क्रक्स के अंदर क्या निकला कि सर सैंपल साइज सैम्पलिंग रिस्क को मिनिमाइज करता है, और अगर हमारा लोअर रिस्क है तो हमें ज़्यादा बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। अगर हम टीओसी की बात करें, ज़्यादा रिलायंस देना है तो ज़्यादा सैंपल, इंक्रीज इन टॉलरेबल एरर, तो उससे क्या होगा, सैंपल कम हो जाएंगे। रेट ऑफ डेविएशन अगर बढ़ जाता है तो हमारे सैंपल साइज बच्चों बढ़ जाएगा। अगर हमें एश्योरेंस ज़्यादा लेना है तो हमें ज़्यादा काम करना है, मीन्स हमारा सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो उसके लिए सैम्पलिंग इतना इफेक्टिव नहीं होता, प्लस लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल साइज पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पॉपुलेशन बढ़ा भी दें तो भी हमारे सैंपल उतने ज्यादा नहीं बढ़ते। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, अभी अपना टॉपिक है सैंपल साइजेस। हमने सैंपल साइजेस के बारे में पहले पढ़ा है, प्लस हम लोगों ने ये समझा था कि अगर हम टीओसी की बात करें तो सैंपल साइज किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। चलिए बच्चों, अब टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में सैंपल साइज किस किस पे डिपेंड करता है वो समझते हैं। अभी तक बच्चों हम लोगों ने टीओसी समझा और अब टीओडी से रिलेटेड समझते। पहला पॉइंट है बच्चों हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। हमें पता है कि गड़बड़ के चांसेस बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो ऑडिटर को ज्यादा कंफर्ट लेना होगा ताकि वो रिस्क मिनिमाइज कर सके। उसे ज्यादा कंफर्ट लेना है तो उसे काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? सर उसे काम ज्यादा करना पड़ेगा। जब काम ज्यादा करना पड़ेगा तो बच्चों सैंपल साइज बढ़ेगा या कम होगा? सर सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इंक्रीज इन रिलायंस ऑन अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स मतलब जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गए। एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चों आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में। तो अगर मेरा बाकी प्रोसीजर करने से ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, मुझे रिस्क ज्यादा कंफर्ट आने से क्या हो गया, हमें रिस्क कम है। तो बच्चों जब रिस्क कम होता है तो आपका सैंपल साइज बढ़ेगा कम होगा? सर जब रिस्क कम होता है तो हमारा सैंपल साइज कम हो जाता है, क्योंकि हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इंक्रीज इन लेवल ऑफ एश्योरेंस। हम लोगों ने टीओसी में भी समझा था, जब आपको एश्योरेंस ज्यादा चाहिए, जब आपको ज्यादा कंफर्ट चाहिए, मतलब आपको रिस्क कम करना है, कंफर्ट ज्यादा लेना है, तो ज्यादा कंफर्ट लेना है तो क्या करना होगा? सर ज्यादा काम करना होगा। ज्यादा काम करना है तो हमारा सैंपल साइज क्या हो जाएगा? सर इंक्रीज हो जाएगा। मोर मिसस्टेटमेंट, हमारे जो हमने सैंपल्स चेक किए उसमें बहुत सारी गड़बड़े मिली है। जैसे हमने टीओसी में समझा था डेविएशंस बहुत सारी मिली है। जब ज्यादा डेविएशंस मिलती है, जब ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स मिलती है, तो आपका रिस्क क्या है बच्चों? सर हमारा रिस्क ज्यादा हो गया। जब रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर को काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? सर ऑडिटर को काम ज्यादा करना पड़ेगा ताकि ज्यादा कंफर्ट ले सके। तो ऑडिटर का सैंपल साइज क्या होगा? सर ऑडिटर का सैंपल साइज बढ़ जाएगा। मोर स्ट्रैटिफिकेशन। मोर स्ट्रैटिफिकेशन बच्चों, जब आप ज्यादा स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं तो आप डेटा की वेरिएबिलिटी को कम करते हैं, रिस्क को कम करते हैं, डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में डेटा लेके चलते हैं तो आपका रिस्क बढ़ता है कम होता है? सर हमारा रिस्क कम हो जाता है। जब आपका रिस्क कम होता है तो आपका सैंपल साइज, सर हमारा सैंपल साइज कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा तो लास्ट टॉपिक था, हम लोगों ने पहले भी टीओसी में समझा था, क्या छोटी पॉपुलेशन के लिए, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए टीओ सैम्पलिंग इफेक्टिव है? हमने कहा था नहीं। इसके अलावा हमने एक चीज और वो कही थी कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से, लार्ज पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से हमारे सैंपल में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों,
चलिए एक बार रीड करते हैं। द हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर को लग रहा है ज्यादा रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, तो ऑडिटर क्या करेगा? सर ऑडिटर ज्यादा काम करेगा। ज्यादा काम का मतलब सैंपल साइज क्या हो जाएगा? सर बढ़ जाएगा। द लार्जर द सैंपल साइज नीड्स टू बी, सैंपल साइज बढ़ जाएगा। द मोर ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर, एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ डिटेल्स और अदर सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ा है, प्लस चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में कवर है, तो आप वहां देख लीजिएगा प्लीज। टू रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल द डिटेक्शन रिस्क, अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए उसको बाकी प्रोसीजर से, ऑडिटर को बाकी प्रोसीजर से कंफर्ट है। ऑडिटर का रिस्क कम है, ज्यादा कंफर्ट है, तो ऑडिटर काम ज्यादा करेगा कम, सर ऑडिटर काम कम करेगा, तो सैंपल साइज क्या हो जाएगा? सर सैंपल साइज स्मॉल हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर ऑडिटर को ज्यादा एश्योरेंस चाहिए तो उसको सैंपल साइज बढ़ाना है, कम करना पड़ेगा। सर जब ज्यादा एश्योरेंस चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, सैंपल साइज बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, अगर मेरी टॉलरेबल एरर बढ़ जाए, हमने पहले भी पढ़ा था टीओसी में, अगर मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ जाता है, टॉलरेबल एरर बढ़ जाता है, तो ऑडिटर का रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। जब वो ज्यादा रिस्क ले सकता है तो उसे काम कम करेगा तो भी चलेगा। हाँ जी सर, तो काम कम करेगा तो सैंपल क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? सर कम हो सकता है। इंक्रीज इन टॉलरेबल एरर द डिक्रीज इन सैंपल साइज एंड वाइस वर्सा। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट, अगर ज्यादा मिसस्टेटमेंट है तो मींस रिस्क ज्यादा है। जब रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा बच्चों? सर सैंपल साइज बढ़ जाएगा। द लार्जर द सैंपल साइज needs to be in order to make a reasonable estimate of the actual amount of population में कितनी मिसस्टेटमेंट है, उसको कंफर्ट लेने के लिए उसको सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा बच्चों? बढ़ाना पड़ेगा। When stratification is appropriate, जब स्ट्रेटिफिकेशन आपने ठीक किया है तो आपने रिस्क, जो वेरिएबिलिटी का रिस्क है उसे कम कर दिया। जब आपका रिस्क कम होगा, आपका कंफर्ट ज्यादा होगा, तो आपका सैंपल साइज बढ़ेगा बच्चों, कम होगा? सर सैंपल साइज कम हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, ये सेम पॉइंट है बच्चों टीओसी की तरह, there will be negligible effect on the sample size due to number of sampling unit in the population। large population होने पे sample size पे इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। for large population the actual size of the population has little if any effect on the sample size। thus for small population audit sampling is not as efficient means as alternative means of obtaining audit evidences। हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों, जब पॉपुलेशन लार्ज होती है तो सैम्पलिंग अच्छा है, पर जब पॉपुलेशन ज्यादा लार्ज नहीं होती है, स्मॉल पॉपुलेशन होती है, तो आपको सैम्पलिंग से ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसकी जगह आप पूरी पॉपुलेशन चेक करोगे तभी आपको अच्छा कंफर्ट आएगा। ठीक है बच्चों।